हाय एवरीवन, वेलकम टू द बेयर मिनिमम एजुकेशन। तो आज हम डिस्कस करेंगे 5 अक्टूबर की द इंडियन एक्सप्रेस का न्यूज़पेपर एनालिसिस। क्योंकि आज द हिंदू पब्लिश नहीं हुई है तो हम इंडियन एक्सप्रेस के करंट अफेयर्स उसका एनालिसिस डिस्कस करेंगे। सी मोर और लेस जितने भी न्यूज़ आर्टिकल्स होते हैं दोनों ही न्यूज़पेपर्स में सेम होते हैं, एडिटोरियल्स बीइंग मोर और लेस द डिफरेंट थिंग। ओके, तो क्योंकि आप मिस नहीं कर सकते, एक गैप नहीं ला सकते, सो प्लीज डू नॉट मिस दिस एनालिसिस वीडियो। और आज के न्यूज़पेपर का जो वीडियो है बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। स्पेशली हम डिस्कस करेंगे एक बहुत ही ब्यूटीफुल एडिटोरियल को। देखिए, एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है कि कैसे आज़ादी के अमृत महोत्सव पे सिविल सोसाइटी के साथ साथ सिविल सर्विसेज जो है आईएएस ऑफिसर्स या फिर जो उनका माइंडसेट है वो कैसे चेंज होना चाहिए, कैसे एक डेवलप्ड नेशन के लिए एक डेवलप्ड माइंडसेट वाली सिविल सर्विसेज चाहिए। एक बहुत ही एक प्रॉपर आंसर के फॉर्मेट में लिखा हुआ एडिटोरियल। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। Zelensky signs decree rules out any negotiations with Putin as impossible. ऑलराइट, देखिए इसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट हमें डिस्कस करना है जो है मस्क वर्सेस जेलेंस्की। देखिए, आप जानते हैं एलोन मस्क को और आप जानते हैं कि यूक्रेनियन प्रेसिडेंट कौन है, जेलेंस्की। इनके बीच में एक ऑनलाइन टर्फ हुआ है, कैसे हम डिस्कस करेंगे। और मैं आपको ये भी बताऊंगी कि क्यों आपको ये जानना जरूरी है कि कैसे प्राइवेट सेक्टर भी फॉरेन पॉलिसी को इन्फ्लुएंस करते हैं जब उनका पावर माइट बहुत ज्यादा होता है। ओके, तो देखिए फाइनली क्या हुआ है। जो प्रेसिडेंट है यूक्रेन के जेलेंस्की, उन्होंने साइन की है एक डिक्री। डिक्री आप जानते हैं किसे कहते हैं, एक ऑर्डर विच एक्चुअली हैज द फोर्स ऑफ लॉ, ठीक है, विच हैज एन अथॉरिटी। उसको साइन किया है जो फॉर्मली डिक्लेयर करता है कि किसी भी तरह की यूक्रेनियन टॉक्स अब पॉसिबल नहीं है। किसके साथ? क्रेमलिन के लीडर व्लादिमीर पुतिन के साथ। ओके, इन्होंने ये बोला है, लेकिन वी आर लीविंग द डोर्स ओपन टू टॉक्स विद रशिया। ठीक है, हम रशिया के बाकी लीडर्स, रशिया के लोग, उनसे हमें कोई दुश्मनी नहीं है, पर हम डेफिनेटली पुतिन के साथ बात नहीं कर सकते। अभी तक आप समझ गए होंगे कि इसका बैकग्राउंड क्या है जो हम डिस्कस कर चुके हैं। फ्राइडे को आपको पता है कि एक ओरल स्टेटमेंट दी गई थी जेलेंस्की द्वारा, जिसमें उन्होंने कहा था, देखिए पुतिन इज लाइक अ काइंड ऑफ पर्सनालिटी जिसे नहीं पता कि डिग्निटी क्या होता है, जिसे ये नहीं पता ऑनेस्टी क्या होता है, तो ऐसे इंसान के साथ हम डेफिनेटली कोई बात नहीं कर सकते। पर हाँ, हम बिल्कुल एक डायलॉग के लिए तैयार हैं रशिया के साथ। ठीक है, तो ये चीज आपको पता है, उनकी एक ओरल स्टेटमेंट थी जिसे फॉर्मलाइज किया गया है इस डिक्री के माध्यम से। ठीक है, अब क्या हुआ है, अब क्रेमलिन का क्या रिस्पॉन्स है इस पे, यानी कि रशिया का क्या रिस्पॉन्स है, रशियन अथॉरिटीज का क्या रिस्पॉन्स है, टिट फॉर टैट, यही हमें एक्सपेक्टेड भी था। ठीक है, उन्होंने कहा है कि जो यूक्रेनियन प्रेसिडेंट की डिक्री है, ओके ठीक है, उन्होंने जो बोल दिया, लेकिन हम भी वेट करेंगे कि यूक्रेन आए, टेबल पे बैठे और हमसे टॉक्स करे सो दैट वी कैन एंड द कॉन्फ्लिक्ट। बट कैच इज, उन्होंने कहा है हमें भी कोई उम्मीद नहीं है कि हम इस वाले प्रेसिडेंट के साथ बात करेंगे। वी आर वेटिंग फॉर द प्रेसिडेंटशिप टू एक्चुअली सी अ चेंज। नया जो प्रेसिडेंट आएगा, whoever would come and take the office, we would like to have a dialogue with that president and decide on the resolution of the conflict. ओके, ये चीज इन्होंने कही है। अब आता है मस्क वर्सेस जेलेंस्की का इशू। देखिए, आपको मैं ये बता दूं, स्पेशली वेस्ट और उसमें से भी स्पेशली अगर आप यूएसए देखेंगे, आप कभी भी हिस्ट्री उठा के देखिए, आज तक आप जानते हैं यूएसए कैपिटलिस्ट कंट्री है, राइट। ऑलमोस्ट जितनी भी यूरोपियन कंट्रीज या जितना भी वेस्टर्न रीजन है, वो बहुत हद तक कॉरपोरेट लीडर जो हैं वहाँ के, वो बहुत हद तक इन्फ्लुएंस करते हैं फॉरेन पॉलिसी को सरकार की। स्पेशली कंजर्वेटिव गवर्नमेंट होती है तब तो बहुत ज़्यादा, जब आप जानते हैं ट्रंप हुआ करता था तब तो बहुत ही ज़्यादा कैपिटलिस्ट, जितने भी इंडस्ट्रियलिस्ट थे, उनका बहुत से था फॉरेन पॉलिसी में। तो देखिए, इसीलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है डिस्कस करना। यहाँ पे तो बहुत ज़्यादा एग्जॉस्टिव वे में नहीं दिया, पर जैसा कि आप मेरा थंबनेल देख सकते हैं, तो मैं आपको बताती हूँ हुआ क्या। ठीक है, बात एक्चुअल में स्टार्ट कहाँ से हुई। बात हुई जब एलोन मस्क ने एक ट्वीट किया। एलोन मस्क ने एक ट्वीट किया और कहा, जी ठीक है, हम एक पोल करवाते हैं, आप बताइए, मेरा ये सजेशन है यूक्रेन और रशिया के पीस पे, कि क्या यूक्रेन ना न्यूट्रल रहे और जो क्राइमिया है वो फॉर्मली रशिया का ही पार्ट रहने दो ना। दिस इज गुड ओनली, दिस इज गुड फॉर पीस एंड जस्टिस। ओके, तो ये चीज उन्होंने बोला, चलिए अब आप बताइए, आप वोट करें।
इस पे 27 लाख लोगों ने वोट किया और उस वोट में से 59% लोगों ने कहा जी नो, हम नहीं बिल्कुल ये बर्दाश्त कर सकते कि क्राइमिया रशिया का ही पार्ट रहे, या यूक्रेन न्यूट्रल है, यूक्रेन शुड विन। ओके, तो ये इस पे, और देखिए मार्जिन इतना ज्यादा नहीं है, अगर आप यस वाले देखेंगे तो उसमें 40.9% वोट है, तो आप देख सकते हैं सपोर्ट इस चीज को भी, इस एस्पेक्ट को भी कम नहीं है। ठीक है, फिर उस पे जो यूक्रेनियन प्रेसिडेंट हैं जेलेंस्की, उन्होंने कहा ठीक है अब एक पोल हम करते हैं, आप बताइए आप कौन से एलॉन मस्क को ज्यादा पसंद करते हैं, उस पे आप वोट करिए। पहला उन्होंने ऑप्शन दिया वन हु सपोर्ट यूक्रेन, जो यूक्रेन को सपोर्ट करता है, या दूसरा वो वाला एलॉन मस्क जो रशिया को सपोर्ट करता है। तो इसमें जब वोटिंग हुई जिसपे अराउंड 24 लाख लोगों ने वोट किया, तो वोटिंग का रिजल्ट आया जब, तो पता चला कि 78.8% लोग कहते हैं हम उस मस्क को पसंद करते हैं जो यूक्रेन को सपोर्ट करता है, ऑब्वियसली, और 21% वोटेड अदरवाइज। फिर Musk being Musk, he cannot really have the defeat of his own words, तो उन्होंने कहा ओके एक पोल मैंने करवाया, एक पोल जेलेंस्की ने करवाया, ओके लेट्स ट्राई दिस देन, एक और पोल करते हैं। अब ये पोल में आप वोट करिए जिस पे अराउंड 24 लाख लोगों ने फिर वोट किया। तो क्वेश्चन ये था कि देखिए क्या आप मानते हैं कि जो डॉनबास या क्राइमिया के लोग हैं उन्हें डिसाइड करना चाहिए कि वो रशिया का पार्ट रहना चाहते हैं या यूक्रेन का पार्ट भरना चाहते हैं, तो उन्हें डिसाइड करने दीजिए ना। एंड यू वुड बी अमेज्ड टू नो कि इस पे जब वोटिंग आई तो पता चला कि अराउंड 60% लोग, 59.3% टू बी प्रिसाइज, उन्होंने बोला यस बिल्कुल वहां के लोगों को ही डिसाइड करना चाहिए वो किसके साथ रहना चाहते हैं। Okay, so this is the whole thing that I believe you should know. Okay, अब हम डिस्कस करेंगे। Alright, Iran's Raisi tries to ease anger as protest rage on. देखिए आपको बहुत अच्छे से पता है, हमने डिस्कस की थी आयतुल्ला अली खमीनी की जो स्टेटमेंट आई थी, सुप्रीम लीडर जो है ईरान के, बिल्कुल उससे ही मिलती जुलती स्टेटमेंट अब ईरान के प्रेसिडेंट की तरफ से आई है, इब्राहिम रईसी के तरफ से। उन्होंने अपील किया है नेशनल यूनिटी के नाम में, ताकि जितना भी एंगर पूरी कंट्री में रूलर्स के खिलाफ है आज के टाइम पे उनकी, तो उसको एले किया जा सके, सप्रेस किया जा सके, कहीं ना कहीं थोड़ा सा उसको कम किया जा सके। तो जितनी भी एंटी गवर्नमेंट प्रोटेस्ट चल रही हैं जिसने पूरी कंट्री को एनगल्फ कर लिया है पिछले कुछ हफ्तों में, स्पेशली जो यूथ प्रोटेस्ट कर रहा है यूनिवर्सिटीज में, हाई स्कूल्स में, ठीक है, तो राइसी ने देखिए एक जो कुछ, देखिए आपको अगर याद होगा जब हमने आयतुल्ला अली खमीनी की स्टेटमेंट डिस्कस की थी तो उन्होंने क्या कहा था, उन्होंने कहा था हम बिल्कुल सैडेंड है, हमें बहुत दुख हुआ जो भी महसा अमीनी के साथ हुआ, पर जो हो रहा है वो भी तो गलत है, जो प्रोटेस्ट हो रही हैं वो भी तो गलत है। और ये नो डाउट उन्होंने बोला मुझे इस बात में कोई शक नहीं है कि ये प्रोटेस्ट किसके द्वारा इंपोर्ट की गई हैं, यूएस, इजराइल और कुछ ईरान के लोग जो ट्रेटरस हैं, जो बेसिकली दगाबाज ईरानियन पीपल हैं, उनके द्वारा। ठीक है, उन्होंने ये चीज कही, बिल्कुल उसी को एको करते हुए अब स्टेटमेंट अगर आप पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगी। लेकिन एक चीज जो डिफरेंट है वो राइसी ने एक्नॉलेज किया है, एटलीस्ट माना है कि जी हाँ हम मानते हैं जो इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान है कुछ है वीकनेसेस, कुछ है शॉर्टकमिंग्स, हम इससे ये अज्यूम कर सकते हैं कि इसका मतलब है वीकनेसेस का कि शायद जो मॉरल पुलिसिंग ये लोग कर रहे हैं शायद इतनी टाइटन नहीं होनी चाहिए, इस पे थोड़ा सॉफन किया जा सकता है, शायद इस तरह का जरूरी नहीं है कि सबको डिटेन ही कर लें आप, किसी का हिजाब प्रॉपर नहीं है, तो शायद इस चीज पे इन्होंने एक्सेप्ट किया है इस चीज को। पर इन्होंने ये चीज फिर भाई सुप्रीम लीडर वाली बात बोली है कि पर ये जो हो रहा है आज के टाइम पे जो प्रोटेस्ट हम देख रहे हैं, इट इज नथिंग शॉर्ट ऑफ अ प्लॉट बाय ईरान्स एनिमीज। ओके, तो ये चीज अब देखिए, अगर आप ये आर्टिकल देखेंगे तो आपको देखिए मैं आपको पहले इसका थोड़ा सा बैकग्राउंड देती हूँ। अगर आप इस आर्टिकल को आइसोलेशन में पढ़ेंगे, आई गारंटी यू आपको ये पॉइंट जो मैं दूंगी आपको आपके दिमाग में भी नहीं आ सकता, क्योंकि देखिए आप ट्राई एंड थिंक about the articles in an evolving form, in a connecting form, जिससे आपको ये पता चलेगा कौन सा आर्टिकल को हम कैसे देख सकते हैं। वैसे ही अगर आपको पता होगा बांग्लादेश प्राइम मिनिस्टर जब भारत में अभी आई, न्यू दिल्ली में आई, तो उनके देखिए बांग्लादेश और भारत में हमेशा ही देखते हैं पानी, वाटर, रिवर, दैट इज द इशू, देयर इज वेयर एग्जैक्टली पीपल थिंक ऑफ एंगेजमेंट बिटवीन दीज टू कंट्रीज, राइट, तीस्ता एंड ऑल ऑफ दैट। लेकिन मैं आपको एक और चीज बताती हूँ जहां पे बांग्लादेश
और इंडिया और नेपाल तीनों मिलके एक ट्राइलेटरल लेवल पे एंगेज कर सकते हैं। साउथ एशियन सॉलिडारिटी भी बढ़ेगी, इंडिया का नेबरहुड पॉलिसी भी स्ट्रांग होगा और हम कहीं ना कहीं चाइना को भी प्रिवेंट कर पाएंगे ताकि वो हमारे नेबरहुड में इनरोड्स ना ले। ओके, आई लेट यू नो हाउ, पर उससे पहले हम इसकी थोड़ी सी कर्सरी रीडिंग दे देते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं पूरा ब्लैकआउट हुआ है, ना ही ये सिर्फ एक पर्टिकुलर शॉप में हुआ है बल्कि पूरी कैपिटल जो बांग्लादेश की ढाका है वहां पे पूरा ब्लैकआउट हुआ है। ओके, बेसिकली देखिए ऐसा क्यों हुआ है, क्योंकि बांग्लादेश का जो नेशनल पावर ग्रिड है इट गॉट फेल्ड, एंड स्पेशली ढाका वाले रीजन में तो इंजीनियर्स हैं वो ट्राई कर रहे हैं डिटरमाइन करने के लिए कि ग्लिचेस हुए कहाँ, शुरुआत हुई कहाँ से इस चीज की। ठीक है, पर डेफिनेटली अभी इस चीज को काफी घंटे लगे हैं बिफोर दे कुड एक्चुअली रीस्टोर द होल सिस्टम। ओके, लेकिन बांग्लादेश का देखिए, अगर अब यहाँ से आपको पता चलेगा, द पॉइंट आई एम ट्राइंग टू मेक इज बांग्लादेश एक बहुत ही इंप्रेसिव इकोनॉमिक ग्रोथ कर रहा है। आपको पता है ये पुअर कंट्री से, लीस्ट डेवलप्ड कंट्री से कैसे डेवलपिंग कंट्री के स्टेटस में आ रहा है, ये बात आपको पता है। पर एक चीज है जो इनके इस स्टेटस को थ्रेटन करती है, वो है पावर शॉर्टेजेस, वेरी फ्रीक्वेंट पावर शॉर्टेजेस। ओके, स्पेशली पिछले कुछ टाइम में ऐसा इसीलिए हुआ है क्योंकि गवर्नमेंट ने वहां की सस्पेंड कर दिया है हर एक ऑपरेशन को जो डीजल रन पावर प्लांट्स द्वारा हो रहे थे, ताकि देखिए जितना भी डीजल ये लोग इंपोर्ट कर रहे हैं, आपको पता है कितने ज्यादा प्राइसेस हैं इंटरनेशनल मार्केट में, इसीलिए उस इंपोर्ट बिल को थोड़ा कम किया जा सके। लेकिन जो डीजल रन पावर प्लांट्स हैं दे एक्चुअली यूज्ड टू प्रोड्यूस अबाउट 6% ऑफ बांग्लादेश पावर जनरेशन। तो अब इनका जो शटडाउन हुआ है बेसिकली उसकी वजह से कट ऑफ हो गया है 1500 मेगावाट्स। ओके, अब देखिए मैं आपको बताती हूँ, आपको पता है कि इनके लिए सबसे बड़ा थ्रेट क्या है, इनकी इमर्जिंग इकोनॉमी के लिए पावर शॉर्टेजेस। आपको पता है कि हम नेपाल के साथ क्या करते हैं, बहुत सारे हमने हाइड्रो इलेक्ट्रिक, हमने अभी रिसेंटली एक एडिटोरियल भी डिस्कस किया था, बहुत सारा हम हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी डेवलप करने में एंगेज करते हैं। इनफैक्ट नेपाल के कुछ पावर प्लांट्स ऐसे हैं, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट्स, जो हमें कुछ कुछ जो सरप्लस होता है उसे ट्रांसपोर्ट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी का। तो देखिए जब हमें पता है कि एक नेबर हमारा इस चीज से ग्रस्त है, हम भी इंटरेस्टेड है हाइड्रो पावर इलेक्ट्रिसिटी को बढ़ाने में, नेपाल को बड़ा ज्यादा जरूरत है, उनके पास तो इकोनॉमी उनकी बहुत ज्यादा भी खराब चल रही है, नेपाल को रेवेन्यू की जरूरत है और वो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी पावर जनरेट ज्यादा कर सकते हैं, तो क्यों ना हम एक ट्राइलेटरल एंगेजमेंट करें, ठीक है, जिसमें भारत थोड़ा सा फंड कर सकता है ज्यादा, नेपाल उसको प्रोड्यूस कर सकता है और बांग्लादेश उसे थोड़ा सा बाय कर सकता है, राइट, कुछ ना कुछ डेफिनेटली और फेवर करते हुए हमें, एंड दिस वुड एक्चुअली एनहांस द कनेक्टिविटी एज वेल। ओके, सो दिस वाज माय सजेशन ऑन दिस पर्टिकुलर आर्टिकल। Now this was the article and this was the editorial I was talking about. Beautiful. देखिए आपको सच्ची यहाँ पे ऐसे कीवर्ड्स मिलेंगे कि आप एज इट इज लिख दीजिए, आप कुछ नहीं भी पढ़ेंगे ना कि कैसे 2047 में अगर हमें एक बेटर डेवलप्ड नेशन चाहिए तो उस टाइम के लिए इस फ्यूचर सिविल सर्विस के लिए क्या चेंजेस आने चाहिए। ब्यूटिफुली रिटन एडिटोरियल। ओके, तो देखिए यहाँ पे लिखा है कि जो यूनिक मोमेंट पे आज हम हैं, आज़ादी का अमृत महोत्सव जो हम सेलिब्रेट कर रहे हैं, ये बिल्कुल एप्रोप्रिएट टाइम है कि सिविल सर्विसेज थोड़ा सा पॉज करें और रिफ्लेक्ट करें और स्ट्रैटेजाइज करें अपनी एक नई अप्रोच जो वो उन्हें अडॉप्ट करनी चाहिए ताकि वो फ्यूचर को शेप कर सकें। आपको ये बहुत अच्छे से पता है कि जो पीपल सेंट्रिक गवर्नेंस है अब एक एस्पिरेशन महज नहीं रह गई है, बल्कि एक एवर ग्रोइंग नेशनल इंपेरेटिव बन गया है। मतलब देखिए अब लोगों को पता चल गया है कि गवर्नेंस का मतलब ही वही है जो उनके लिए की जाए। वी आर एट द सेंटर, गवर्नेंस इज नॉट फॉर द गवर्नमेंट, इट इज फॉर द पीपल। ओके, तो पहले आपकी सिर्फ इच्छा हुआ करती थी कि काश सरकार हमारे लिए भी कुछ करे, हमारे बारे में भी कभी सोचे या कुछ भी, लेकिन आज ये सबको पता है कि हमारा हक है, गवर्नेंस इज आवर राइट, गुड गवर्नेंस। ओके, तो ये चीज अब देखिए क्या है जो इस तरह का बदलाव आया है लोगों के दिमाग में, क्या 3 फोर्सेस हैं जो इसे शेप कर रहे
हैं। नंबर 1 इज द राइज ऑफ इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, जो आपको पता है कि इंटरकनेक्ट करते हैं हमारे देश को पूरे ग्लोब से। यंग इंडियंस लिविंग इन स्मॉल टाउन्स एंड विलेजेस, उन्हें अब पता चल रहा है कि देखिए एक वाइडर वर्ल्ड है। अगर आपको पता है वहां भी अबॉर्शन राइट्स हैं, या इस पर्टिकुलर कंट्री में इस तरह से लोगों को अच्छा करवाया जाता है फील, या इस तरह से प्रोडक्ट डिलीवरी है, सर्विस डिलीवरी है, ट्रांसपेरेंसी है स्वीडन में फॉर एग्जांपल, या फिनलैंड में, या पढ़ाई है, हेल्थ इस तरह से है जो यूके में हम नेशनल हेल्थ सर्विस देखते हैं, तो लोग और ज्यादा अवेयर रहते हैं। ठीक है, आप फेसबुक पे देखें किस तरह से इवन आवर एल्डर्स दे कीप ऑन टॉकिंग अबाउट इट। जब भी अब गेट टुगेदर्स होती हैं, कि आपको पता है कि जो जहाँ पे अभी उज्बेकिस्तान में गए थे कि किस तरह वहाँ पे मतलब बहुत सारी चीजें स्पेशली जब समरकंद इवेंट हुआ था, आई सॉ ऑल ऑफ दीज टॉक्स लाइक एंड आई वाज वेरी हैप्पी एट इट। ओके, तो ये चीजें अब लोग हैं, यंग लोगों को भी पता है कि देखिए इस तरह से वाइडर वर्ल्ड है, और जहाँ पे भी होता है हमें पता चलता है हमारे लिए भी ये राइट्स होने चाहिए, और यही हमें एस्पायर करने के लिए, डिजायर करने के लिए प्रेरित करते हैं। अब इंडिया के सिटीजन्स they no longer want to be पैसिव रिसिपिएंट ऑफ बेनिफिट्स। वो सिर्फ एक पैसिव पोजीशन नहीं चाहते कि बस हमें सरकार मतलब जो पेट्रोनाइजिंग गवर्नमेंट है वो हमें आज फ्री राशन दे दे या कुछ भी दे दे। अब वो एक्टिव बनना चाहते हैं, अपने क्लेम्स रखते हैं स्टेट के सामने, एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं। दे आर एम्पावर्ड टू बेसिकली शेप हाउ इट अफेक्ट्स देयर लाइव्स। ओके, सेकंड इज अब ये जो बेटर इन्फॉर्म्ड सिटीजनरी है डेफिनेटली शेप कर रही है एक बहुत मैच्योर पॉलिटिकल सिस्टम को, जहां पे जो पॉलिटिशियंस हैं वो इतनी सारी जगहों से आते हैं। उन्हें बेसिकली उनको भी समझ आ गया पॉलिटिशियंस को भी कि अगर हम जो कैंपेन में प्रोमिसेस कर रहे हैं बेटर हेल्थ पे, बेटर एजुकेशन पे, बेटर सोशल बेनिफिट्स पे, अगर उन्हें हम पूरा नहीं करेंगे, gone are the times when we could actually fool these people. Now they are informed, they are aware, they are not passive, and they would not shut their mouths if we don't fulfill our basic promises. Okay, तो ये चीज उन्हें भी अब समझ आ रही है। पॉलिटिशियंस भी बेसिकली एक मच्योर पॉलिटिकल एनवायरनमेंट हमारे यहाँ पे शेप हो रहा है। अब ये दोनों फोर्सेस जो हमने डिस्कस किए, ये मिलके बेसिकली एक फोकस लेके आते हैं किस चीज पे, सिटीजन सेंट्रिसिटी पे, एंगेजमेंट पे, पार्टनरशिप पे, जिसे प्राइम मिनिस्टर मोदी ने क्या स्टेटमेंट दी है, क्या टर्म दिया है, जन भागीदारी, राइट, पार्टिसिपेशन ऑफ कॉमन पीपल। अब फाइनली जिस थर्ड फोर्स की हम बात कर रहे थे वो है कि ये जो डेवलपमेंट हो रहा है नई नई टेक्नोलॉजीज का, देखिए ठीक है अवेयर हो रहे हैं सिटीजन, सब कुछ हो रहा है, लेकिन सिटीजन ही बेनिफिट नहीं हो रहे, बल्कि जो सरकार है, सरकार के लिए भी तो पॉसिबिलिटीज इमर्ज हो रही हैं गवर्नेंस की, राइट। डिजिटल इंडिया इनिशिएटिव, यू कैन सी ऑल ऑफ दैट, राइट, हाउ ईजियर थिंग्स हैव बिकम, कितना रेड टेपिज्म कम हुआ है, कितनी ट्रांसपेरेंसी आ गई है चीजों में, ऑल ऑफ दैट, राइट। अब ये फोर्सेस जो हैं एक नए फेज को लेके आ रहे हैं, पनप रहा है एक नया फेज इंडियन स्टेट की एवोल्यूशन में। जो पहले क्या हुआ करती थी, एक प्रोवाइडर स्टेट हुआ करती थी जो बेनिफिट्स प्रोवाइड करेगी, लेकिन अब वो क्या बन रही है, एक पार्टनरशिप स्टेट बन रही है। पार्टनरशिप स्टेट इज अ कीवर्ड यू मस्ट रिमेंबर एंड यू मस्ट टेक अ नोट ऑफ। सबसे बड़ा एग्जांपल है पार्टनरशिप स्टेट की एवोल्यूशन का, वो हुआ जो हमने देखा कोविड-19 पैंडेमिक में, जहां पे देखिए सिर्फ सरकार ने वैक्सीन या सब कुछ प्रोवाइड नहीं की, बल्कि प्राइवेट सेक्टर, सिविल सोसाइटी, सिटीजन वॉलंटियर ग्रुप्स, उन सब ने दे एक्चुअली गेव अ टफ फाइट टुगेदर अगेंस्ट द वायरस। आपको पता है किस तरह से सेकेंड वेव के दौरान किस तरह से लोगों ने ऑक्सीजन सिलेंडर्स बांटे थे, किस तरह से लंगर हुए थे, या ऑल ऑफ दैट, ऑल ऑफ दैट, राइट। ठीक है, तो इस तरह से बेसिकली क्या आया था, टीम इंडिया का कॉन्सेप्ट इमर्ज हुआ था, जो ट्रू स्पिरिट को दिखाता है एक पार्टनरशिप स्टेट की। अब इस एक डायनामिक सिस्टम में जो हमने अब डिस्कस कर लिया, इसमें ऑपरेट जब आप कर रहे हो तो डेफिनेटली एक नए माइंडसेट की जरूरत है, एक नए स्किल सेट की जरूरत है, ऐसे स्किल्स की जो आपको सिखाता हो, जो सिविल सर्विसेज को, सिविल सर्वेंट्स को सिखाता हो, किस तरह की स्किल्स, कोलैबोरेशन की स्किल, एडेप्टिवनेस की स्किल, क्रेडिट शेयरिंग की स्किल, परसुएशन की स्किल, कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन की स्किल, राइट। ओके, अब आप नो लॉन्गर सिर्फ एक इम्प्लीमेंटेशन ऑफ स्कीम पे ध्यान देंगे एज
एज ब्यूरोक्रेट्स, बल्कि इन तरह के स्किल्स की, ठीक है, अलॉन्ग विद अ नुआंस एंड प्रैक्टिकल अंडरस्टैंडिंग ऑफ डिसरप्टिव इनोवेशंस। आपको पता है डिजिटल एरेनाज आ रहे हैं, बिग डेटा मैनेजमेंट, इन सारी चीजें जो घातक भी हो सकती हैं, इन सारी चीजों पे भी ध्यान दिया जाए, इमर्जिंग टेक्नोलॉजी के साथ साथ जो रिस्क आ रहे हैं वो भी, ठीक है। अब यही सारी चीजें मिलके एक फर्टाइल ग्राउंड प्रोवाइड करती हैं जिसमें बोया गया है सीड ऑफ मिशन कर्म योगी। ओके, मिशन कर्म योगी जिसे हम कहते हैं नेशनल प्रोग्राम फॉर सिविल सर्विसेज कैपेसिटी बिल्डिंग, NPCSCB। आपको पता है ये किस तरह की 3 ट्रांजिशंस के बारे में बात करता है। पहली ट्रांजिशन वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, पहली ट्रांजिशन है चेंज इन द माइंडसेट ऑफ गवर्नमेंट ऑफिशियल्स। बिल्कुल बिल्कुल, यू नो जैसे वो कर्मचारी से अब आप कर्म योगी बने। कर्मचारी बेसिकली क्या है? कर्मचारी मतलब वर्कर, सरकार, सरकारी सर्वेंट बेसिकली, जिन्हें क्या करना है, सरकार ने बोल दिया ठीक है जी 1 महीने के लिए आपका ये काम है, स्कीम इंप्लीमेंट कर दो, ये बांट देना इस डिस्ट्रिक्ट में। क्या हो आप? वर्कर हो महज एक, और कुछ भी नहीं, ठीक है। लेकिन अब आप बने कर्म योगी। कर्म योगी इन द सेंस आपको पता है जो आपका कर्म है वो आपकी वर्शिप है बेसिकली। किसी भी तरह के सैक्रिफाइसेस या किसी भी तरह से आप समझने की कोशिश करिए फील्ड लेवल पे जरूरत है क्या, नीड्स तो समझिए। सिर्फ देने के बारे में सोच रहे हैं, बस अपना काम खत्म करना और चलिए बाय, ऐसा नहीं। नीड बी, गेट इन्वॉल्व, लेट पीपल वेंट देयर डिमांड्स और प्रेशर्स। ओके, दूसरा ट्रांजिशन क्या चाहिए? चेंज इन द वर्क प्लेस फ्रॉम एन असाइनिंग इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर परफॉर्मेंस टू डायग्नोसिंग द constraints to a civil servant's performance and remediating them। मतलब वर्क प्लेस में कैसे चेंज होगा? पहले देखिए बॉस ने, हाई कमांड ने बोल दिया जो भी आपके हैं कि देखिए आपको ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आप उसे पूरा करना इस महीने में, इस साल में, ये आपका टास्क है, ठीक है। पर आप बेसिकली डायग्नोस करें, उसकी भापें कि एक्चुअल में दिक्कत आ कहाँ रही है। आज तक अगर देखिए एक पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट है जहाँ पे इलीगल माइनिंग खत्म नहीं हुई, तो रीजन क्या है? पहले वाले लोग आए, क्या चीज नहीं हो पाई, क्या दिक्कतें आ रही हैं? कहीं ऐसा तो नहीं है कि लोकल्स भी उनसे मिले हुए हैं? क्या ऐसा तो नहीं है कि उनकी कोई हिस्टोरिकल रीजन है इसके पीछे? तो प्लीज know about them, diagnose all those constraints and उसको remediate करिए, उसको ठीक करिए फिर, ठीक है। थर्ड ट्रांजिशन क्या है? It's actually moving the public HR management system and corresponding capacity building apparatus from rule based to role based। ये तो एक मतलब मिशन कर्म योगी का तो आपको पता है टैगलाइन ही यही है, सिर्फ रूल्स के हिसाब से ना चलें। देखिए सबसे बड़ी ब्यूरोक्रेसी के बारे में सबसे बुरी बात जो आज तक कही जाती है ना, वो ये है कि वो बस रूल्स, एक पेपर ऑफ इंस्ट्रक्शंस आती हैं हर एक ब्यूरोक्रेट के पास, उनको कहा जाता है कि इससे बिल्कुल आपने बाहर कदम भी नहीं रखना, बस एज इट इज करना है, कुछ अपना दिमाग फालतू नहीं लगाना। लेकिन देखिए बहुत बार ऐसा है उस रूल में जो लिखा हो, ग्राउंड लेवल पे रियलिटी कुछ डिफरेंट हो, आपका रोल निभाना आपसे कोई और डिमांड करता हो। अगर कोई भी आपको कोई ऐसा छोटा सा स्टेप जो उन रूल्स को नहीं लांघता, तो आप उसे लीजिए, प्लीज रोल निभाइए अपना, रूल्स पे नहीं निर्भर रहिए, ठीक है। ये मिशन कर्म योगी की टैगलाइन है। ओके, इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क क्या इंक्लूड करता है? इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क भी देख लेते हैं हम मिशन कर्म योगी का। एक है प्राइम मिनिस्टर्स ह्यूमन रिसोर्स काउंसिल, फिर है कैबिनेट सेक्रेटेरिएट कोऑर्डिनेशन यूनिट, फिर है कैपेसिटी बिल्डिंग कमीशन, ये अच्छे से आपको CBC के बारे में पता होना चाहिए, फिर है SPV कर्म योगी भारत, ओके, स्पेशल पर्पस व्हीकल। अगर हम CBC की बात करें, उसका सेंट्रल पर्पस क्या है कि वो बिल्ड करें क्रेडिबिलिटी, ओके, और शेप करें एक यूनिफॉर्म अप्रोच को टूवर्ड्स कैपेसिटी बिल्डिंग ऑन अ कोलैबोरेटिव बेसिस, ठीक है। कैपेसिटी किसकी बिल्ड करने की बात हो रही है? मैन फोर्स की, वर्क फोर्स की, राइट, किनकी? यानी कि सिविल सर्वेंट्स की, ठीक है। देखिए एज द कस्टोडियन ऑफ द ओवरऑल लैंडस्केप, द CBC विल डिटरमाइन द रोल आउट स्ट्रैटेजी ऑफ द होल मिशन कर्म योगी। कैसे रोल आउट किया जाएगा ग्राउंड लेवल पे, ठीक है, किस तरह की मिनिस्ट्रीज को इन्वॉल्व करना है, किस तरह के डिपार्टमेंट्स को इन्वॉल्व करना है, HR ऑडिट करनी है सरकार द्वारा, ऑर्गेनाइजेशंस द्वारा, इन सारी चीजों को देखेंगे। जो हम चेंजेस ला रहे हैं वो ग्राउंड लेवल पे हो भी रहा है कि नहीं? हमने कहा पब्लिक पार्टिसिपेशन जरूरी है, एक प्रोजेक्ट के अप्रूवल से पहले हो भी रही है पब्लिक पार्टिसिपेशन की नहीं, ठीक है, ओके, ऑल ऑफ दैट, ठीक है। ये सब कुछ हमने देख लिया, और सेंट्रल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशंस एंड ऑल ऑफ दैट इज रिटन हियर। अब देखिए एक और स्टेटमेंट, जो एक और कीवर्ड आपको मिलता है, अ पोस्ट कोविड बैनीज। पोस्ट कोविड वर्ल्ड कैसा है, स्पेशली भारत कैसा है? ब्रिटल, एंशियस,
नॉन लीनियर एंड इनकॉम्प्रिहेंसिबल। ब्रिटल इन द सेंस, देखिए आपको पता है लोग बहुत एंशियस हैं, बहुत नर्वस हैं, ये ना हो जाए कभी, ये ना हो जाए अब फिर हमें छोड़ के जाना पड़ेगा, पता नहीं बंद ना हो जाए सब कुछ, ठीक है, बहुत ज़्यादा कंफ्यूज, राइट। और अब सब कुछ सबको पता है कि एक स्ट्रेट लाइन नहीं रह गई है लाइफ, लाइफ कैसे भी जा सकती है। इनकॉम्प्रिहेंसिबल, हमें नहीं पता हमारा फ्यूचर प्रिडिक्टेबल है कि नहीं है, ठीक है। तो इस तरह का वर्ड शेप हुआ है जो रीडिफाइन करता है कि अब अपने वर्क को भी थोड़ा सा अंडरस्टैंड डिफरेंटली करिए, ठीक है। तो फिर आपको समझ आ जाएगा कि पब्लिक गुड जो है, पब्लिक गुड, देखिए पहले पब्लिक गुड कुछ और हो सकता था, क्या पता आज वैक्सीन हैं जैसे, पहले कुछ और, वैक्सीन के बारे में तो इस तरह से हम सोच भी नहीं सकते थे कभी, ठीक है, ये सब चीजें। तो पब्लिक गुड का जो कॉन्सेप्ट है वो भी तो इवॉल्व हो रहा है। पहले इंटरनेट के बारे में आप एज ए पब्लिक गुड सोच सकते थे नहीं, पर आज सोच सकते हैं आप, ठीक है। उसके बिना तो पढ़ाई नहीं हो सकती। ऑनलाइन एडुकेशन आप कैसे, मतलब एडुकेशन से पीछे रह जाएंगे अगर इंटरनेट एक पब्लिक गुड नहीं होगा तो। All of that, okay. India is definitely moving towards a less government, more governance approach. Again, a tagline you must remember, okay. तो ये रिक्वायर करता है जब आप गवर्नमेंट कम से कम इन्वॉल्व हो, जैसे मिस्टर मोदी ने एक बार ही कहा था कि गवर्नमेंट शुड माइंड इट्स ओन बिजनेस एंड गवर्नमेंट हैज नो बिजनेस टू बी इन बिजनेस। जहाँ पे प्राइवेट सेक्टर अगर कुछ काम कर सकता है तो सरकार वहाँ ना दखल अंदाजी करे। अगर वैसे ही देखिए, लेसर द गवर्नमेंट बेटर द गवर्नेंस, ऐसे कहते हैं ना, जितनी गवर्नमेंट का इन्वॉल्वमेंट कम हो, बेसिकली एक ऑर्डर आपको पहले इस मिनिस्ट्री से चाहिए, फिर यहाँ से साइन करवाना है, जितना कम हो, जितना डिजिटल हो उतना बेहतर, ट्रांसपेरेंसी, ओके, ये चीज़। और डेफिनेटली ये थोड़ा सा, अगर आप ये चाहते हैं तो इट इज़ रिक्वायर्ड कि आप शिफ्ट करें अपनी कैपेसिटीज़ में, माइंडसेट में, एक्शंस में। सिविल सर्वेंट्स की बात कर रहे हैं हम। टेक्नोलॉजी क्या है, डेफिनेटली रीडिफाइन कर रही है कि कैसे गुड्स सर्विसेज रेंडर किए जाएंगे, बांटे जाएंगे। जैसे आधार कार्ड आया, डीबीटी यानी कि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर्स, डिजी लॉकर जहाँ आप अपने ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स अगर रख देंगे डिजिटली जिस क्लाउड सर्विस में, फिर हर सरकार का वो वहीं से आप सीधा डायरेक्टली अवेल कर सकते हैं। माई गवर्नमेंट या फिर फेसलेस ट्रांजैक्शंस, ड्रोन डिलीवरीज, आपको पता है रेस्क्यू मिशंस के टाइम पे, ठीक है, ये सब कुछ, ऑनलाइन लर्निंग, डिजिटल यूनिवर्सिटी, ये सब कुछ जो है डेफिनेटली टेक्नोलॉजी का और गवर्नेंस का कितना बड़ा कॉपरेशन आपस में चलता है गुड्स और सर्विसेज को डिलीवर करने के लिए, ठीक है। ये सब कुछ आपको पता चल गया, ओके। जैसे वर्क फ्रॉम एनीवेयर टू डिलीवर गुड गवर्नेंस टू ऑल द सिटीजन्स विल सून बिकम द नॉर्म एंड वी हैव नो डाउट्स अबाउट दैट। ऑल दिस रिक्वायर्स अ वर्कर, अ सिविल सर्वेंट who is not just committed but also has the competence to deliver on this evolving mandate, ओके। ये चीज आई थिंक आपको भी उतना ही पसंद आया होगा ये एडिटोरियल जितना मुझे अच्छा लगा था पढ़ के, ओके। Now let's move on to another editorial, second guessing Beijing. नाउ दिस इज अ लिटिल कॉम्प्लिकेटेड, पर हम कोशिश करेंगे हम जितना इसको सिंप्लीफाई करके मैं समझा सकूं मैं कर पाऊं, ठीक है। जो 20th नेशनल कांग्रेस होने वाली है चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी की, सीसीपी की, जो आपको पता है मिड अक्टूबर में होगी, वो डेफिनेटली आपको पता है कि कुछ इंपॉर्टेंट आउटकम्स के साथ आएगी। हमें बहुत अच्छे से पता है, सब वेट कर रहे हैं कभी कांग्रेस होगी, हमें वैसे पता ही है इसके क्या आउटकम होंगे, ठीक है। हमें पता है कि शी जिनपिंग एक थर्ड टर्म मिल जाएगा उनको जेनसेक के रूम में अपनी पार्टी का, ठीक है, ये सब कुछ हमें पता है वैसे तो। लेकिन डेफिनेटली ये सिर्फ जो भी आउटकम होगा सिर्फ चाइना के ही डोमेस्टिक अफेयर्स को नहीं इफेक्ट करेगा, बल्कि जितने भी बाकी नेशंस हैं, चाहे वो फार हैं चाहे वो नियर है हमारे जैसे, सबको इफेक्ट करेगा। क्योंकि आपको पता है कितना ट्विटर, देखिए अब ये चीज़ मुझे नहीं पता, पर ये चीज़ तो इतनी बड़ी डिस्कशन हो गई थी कि आई सॉ इवन माई फैमिली डिस्कसिंग अबाउट इट, पीपल इवन बिलीव दिस कि इस तरह का कू हो गया है, मतलब बेसिकली शी जिनपिंग के खिलाफ एक कू हुआ है वहाँ की मिलिट्री द्वारा और फाइनली मतलब उनको हटा दिया गया है। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था, मैं आपको बताती हूँ हुआ क्या था। बेसिकली वहाँ पे कोई कू नहीं हुआ था। आपको पता है वहाँ से जब वो उज्बेकिस्तान से आए शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की समिट के बाद, तो कुछ दिनों का, एक हफ्ते का उन्होंने ब्रेक लिया था, वो पब्लिक में नहीं आए थे शी जिनपिंग। और ब्रेक इसीलिए लिया था क्योंकि वहाँ के कोविड रिस्ट्रिक्शंस और गाइडलाइंस ये कहती हैं कि एक हफ्ते के लिए आपको मतलब आइसोलेट करना पड़ेगा। वो चीज़ हुई थी, कोई कू नहीं हुआ था उनके अगेंस्ट, लोगों ने उस पर बिलीव भी कर लिया, ठीक है। इससे हमें पता चलता है कोई कू नहीं हुआ था और लोगों ने बिलीव भी कर दिया कि चाइनीज पॉलिटिक्स को कोई भी भाप नहीं सकता। आप कितनी मर्जी चीजें करती रहिए, चाइनीज पॉलिटिक्स के बारे में बहुत कम पता है सबको। आपको पाकिस्तान के बारे में पता है, आपको रशिया के बारे में भी एक बार ही पता चल जाएगा, पर चाइनीज जितने नॉर्थ कोरियन हिडन लोग हैं ना, उतने उतने तो नहीं, पर चाइनीज भी बड़ा ही कम रिवीलिंग नेचर है इनकी पॉलिटिक्स का, ओके। अब देखिए आपको पता है कि इट इज़ बिलीव कि शी जिनपिंग है वो डेफिनेटली थर्ड 5 ईयर टर्म, जैसे अभी हमने देखा जेनसेक का उनको मिल जाएगा।
और ऑब्वियसली वो सक्सीड कर ही जाएंगे, पर बात यह है पॉलिटिकल फॉर्च्यून्स कैन बी अनप्रिडिक्टेबल। देखते हैं कि कैसे हम अभी आगे ये चीज़ डिस्कस की हुई है। देखिए, चाहे शी जिनपिंग पावर दोबारा रिस्टोर करें या फिर एक लीडरशिप स्ट्रगल हो इस ग्रेट हॉल ऑफ पीपल जो चाइना में है, पर बेसिकली एक फ्लक्स, एक वॉलिटिलिटी, एक तरह का चेंज तो हम चाइना में ज़रूर देखेंगे, क्योंकि जो भी न्यू डिस्पेंसेशन आए वो क्या करने की कोशिश करेगी, चाइना के लोगों को विश्वास दिलाने की कि हम सुपीरियर हैं, हमारे को एजर्ट करनी है अपनी अथॉरिटी को, ठीक है, क्योंकि ताकि उधर के लीडर का ग्रिप बना रहे डोमेस्टिक लोगों पे, अपने कॉमन लोगों पे वहाँ के, ठीक है। तभी तो देखिए, अगर जब तक आप बार बार आके विश्वास नहीं दिलाएंगे ना कि देखिए हमारा देश महान है, तो फिर आप वहाँ पॉलिटिक्स में हार जाओगे, फिर आप फॉरेन पॉलिसी का क्या करोगे जब आप अपने देश में इलेक्शन हार गए। वैसे तो यहाँ पॉसिबल नहीं है ऐसा, बट स्टिल इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि ये लोग, मतलब जो शी जिनपिंग टाइप लोग हैं, वो एटलीस्ट अपना जिस लेवल की ड्रीम लेके पैदा हुए हैं कि हमें बेसिकली सबसे महान लीडर बनना है संस्कार का, तो आप पहले तो अपने लोगों को विश्वास दिलाओगे कि हम महान हैं, ठीक है, फिर उसके लिए आप कुछ भी करोगे, इंडिया पे अटैक्स करोगे, ताइवान हड़पोगे, सब कुछ करोगे, वो हम देखते हैं आने वाले टाइम में क्या होगा। ओके, तो ये चीज, और डेफिनेटली टेम्पटेड रहेंगे इस तरह के लीडर्स टू इंडल्ज इन मिलिट्री एडवेंचरिज्म। अब देखिए, आपको पता है कि हम चाइना के नेक्स्ट डोर नेबर हैं, ओके, बिल्कुल हमारे बॉर्डर्स जुड़े हुए हैं, हमें पता है जो हमारी आर्मीज हैं दे लाइक स्टैंड आई बॉल टू आई बॉल, बिल्कुल एक दूसरे, इतना भी डिफरेंस नहीं है कि बिल्कुल कोई गैप ही नहीं है हमारे बीच में, ऑलमोस्ट अभी तो खैर हम पीछे जा रहे हैं एक डिस्प्यूटेड बॉर्डर में, लद्दाख में। तो बहुत इंपॉर्टेंट है भारत के लिए कि हम एक अर्जेंट रिप्रेजल करें किसका, इमर्जिंग सिक्योरिटी सिचुएशन का, जो भी हमें सिक्योरिटी चेंजेस करने हैं, इस तरह के लीडर जो कल को कुछ भी मिलिटरली हमारे साथ कर सकते हैं, डोमेस्टिकली एक अच्छा ग्रिप लाने के लिए अपने डोमेस्टिक लोगों पे, ऐसे मिलिट्री सिचुएशन हमें डेफिनेटली और स्ट्रॉन्ग करनी चाहिए। आपको पता है कि गलवान क्लैश के बाद क्या हुआ, मिडिल डिप्लॉयमेंट, जितनी वहाँ की ट्रूप्स डिप्लॉयड थी उतनी भारत ने भी की, अराउंड 50,000 टू 60,000 एडिशनल ट्रूप्स गई थी लद्दाख में, ठीक है। अब साइनो इंडियन डिप्लोमेसी क्या है आपको पता है कि हम कोई डिप्लोमेटिक उसमें एंगेज नहीं है, तभी मिस्टर मोदी ने एससीओ की बायलेटरल लेवल पे उनसे कोई मीटिंग नहीं की शी से, ठीक है, हम एक्सपेक्ट कर रहे थे पर हुआ नहीं। आप फिर मिस्टर मोदी भी घर आके क्या कहेंगे कि मैंने उस लीडर से बात कर ली जो हमारे साथ इतना गलत कर रहा है बॉर्डर पे, यू गेट दैट राइट। तो इस तरह का, तो एलएसी नेगोशिएशंस जो है डेफिनेटली अभी क्या होगा क्या नहीं होगा, विल सी दैट। ओके, तो चाइना की जो लॉन्ग टर्म इंटेंशंस है वैसे तो बड़ी ओपेक है, हमें पता नहीं उनकी लॉन्ग टर्म इंटेंशंस है क्या, पर हम सरमाइज कर सकते हैं कि कुछ चांसेस हैं पीएलए के कि वो देखिए, हमें पता चल सकता है कि कोई भी चांस नहीं है पीएलए के कि वो प्री 2020 स्टेटस को जो हम कहते हैं कि आप हम तभी बात करेंगे जब आप स्टेटस को जो 2020 से पहले था, जो जो पोजीशन आपकी थी वहाँ वापस चले जाओगे, वो तो एक्सटिंक्ट हो चुका है, इस पे तो मतलब बोलना भी बेकार है, वो अब नहीं करेंगे, ये चीज फाइनल है, ठीक है। तो मैं ये नहीं कह रही कि ऑब्वियसली इंडिया शुडंट आल्सो गिव इन, इट इज आवर टेरिटरी, बट उनका भी हमें पता ही है। ओके, ऑल्दो द मैन ऑन द स्ट्रीट हैज नो आइडिया ऑफ व्हाट द प्री, देखिए अगर आप किसी भी सड़क चलते एक इंसान से जो आम आदमी है उनसे पूछेंगे कि क्या प्री 2020 स्टेटस को था, जहाँ पे भारत बार बार कहती है कि जब वहां पहुंच जाएगी चाइना फिर हम बातचीत करने के लिए तैयार हैं, किसी को भी नहीं पता, ठीक है, किसी को भी नहीं पता उसका क्या मतलब है, एक आम आदमी को तो एटलीस्ट नहीं पता। पर फिर भी एक आम आदमी में भारतीय नागरिक ऐसा है कि उसको अगर आप बताओगे कि चाइना ने आके यूनिलैटरली और प्रोवोकेटिव एक्शंस इस तरह के किए, हमें हमारे साथ गलत किया इधर आके, तो हर कोई भड़कता है। देखिए, इस लेवल का जो नेशनलिज्म है वो हर एक भारतीय नागरिक के दिल में है, हर एक का तरीका अलग है, मैं मान सकती हूँ, पर नेशनलिस्ट सब हैं। ओके, तो ये चीज, अगर हम जयशंकर की बात करें, जयशंकर का ये बोलना कि जो हमारी रिलेशनशिप है एक्सट्रीमली डिफिकल्ट फेज से गुजर रही है, उससे भी कुछ नहीं हुआ, चाइना ने इसका भी कोई जवाब नहीं दिया, कुछ आके नहीं कहा चलो हम इसको डिफिकल्ट से ईजी कर लेते हैं, नथिंग। तो इस एनवायरमेंट में अभी देखिए, अभी तो बड़ा क्लीशे चल रहा है, अभी यहाँ से थोड़ा सा कॉम्प्लेक्सिटी आएगी। ओके, अब इस एनवायरमेंट ऑफ अनसर्टेनिटी में बहुत यूजफुल है कि हम रिव्यू करें चाइना के पास्ट बिहेवियर को। ओके, नाउ बिकम्स इम्पॉर्टेंट। ओके, क्या है बेसिकली, ताकि हम जो भी फ्यूचर सरप्राइजेस हैं वो हमें सरप्राइज ना लगे, हम थोड़ा प्रिडिक्ट कर सके कि चाइना ऐसा करती है, ठीक है। तो हमको पता है कि सिविल वॉर हुई थी, मैंने आपको बताया था 1949 में, जिसमें माओ ने क्या किया था, वहाँ के लोगों को हरा दिया था, फिर चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी ले आए थे वो लोग, और वहाँ 1949 में जब सिविल वॉर हुई, आपको ये बात पता है राइट, तो फिर उसके बाद माओ का रूल आ गया, बेसिकली कम्युनिज्म का रूल आ गया वहाँ पे प्रॉपर्टी, फिर वहां से जो लोग थे वो भाग के कहाँ चले गए, ताइवान,
ये चीज आपको पता है, ठीक है। तो चाइना बेसिकली तब से लेके अभी तक बहुत ही डोमेस्टिक और चाइना हैज बीन एंगेज्ड इन सीरियल स्ट्राइफ डोमेस्टिक एज वेल एज एक्सटर्नल। तब से लेके अभी तक ही क्या कर रही है, नेबर्स को इन्वेड कर लेती है। कोरिया में हमने देखा, राइट, नॉर्थ कोरिया और उसके बीच में जो चाइना ने किया बेसिकली साउथ कोरिया के बीच में। फिर हमने तिब्बत में देखा 1950 का, अगर आपको कोरियन वॉर पता है 1950-53 तक की। फिर उसके बाद तिब्बत में हमने देखा, आपको तिब्बत का भी पता है, बहुत सारे आपको तिब्बतन रिफ्यूजीज भारत में क्यों दिख जाते हैं। ये सारे उस समय पे आए थे भारत में जब उन्होंने तिब्बत इन्वेड किया था, ओके। और रशिया में फिर उन्होंने रशिया की कुछ टेरिटरी लेने की कोशिश की। रशिया और चाइना तो दुश्मन होते थे, वो तो आज दोनों का कॉमन दुश्मन सेम हो गया, यूएसए, तो दोस्त दिख रहे हैं हमें, बट देयर हिस्ट्री सेज अदरवाइज, ओके। वियतनाम में भी इन्होंने बहुत कोशिश की। फिर इंडिया में तो हम देख ही रहे हैं, इंडिया का 1962 वॉर के बारे में किसी नहीं पता, ठीक है। तो इनका नेचर हमें पता चल गया तब से ही 1949 से इनका नेचर ऐसा ही है, ओके। देखिए जो साइनो इंडियन वॉर था जिसमें जो चेयरमैन थे बेसिकली माओ ज़ेडुंग, माओ, जिसके बारे में अब मैंने बात की, तो इस तरह से हमने देखा बेसिकली फिर क्या किया था। और डिस्ट्रक्टिव ग्रेट लीप फॉरवर्ड भी आपको पता है, उसमें उन्होंने क्या कहा था कि सारे अपना जितने भी फार्मर्स हैं वो सारा अपना फूड बेसिकली कम्युनिटी के लिए दें, फिर बाद में जो बचेगा हम आपको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, आप खा लेना उसमें से। क्या हुआ, स्टारवेशन हुई, फिर 25 to 30 मिलियन डेथ्स हुई वहां पे, ऑब्वियसली। फिर ये सब कुछ हमने देखा। फिर ऑब्वियसली जो वहां का डोमेस्टिक लोग थे वो माओ के खिलाफ हो गए। कौन मरना चाहता है, आप देख रहे हैं 30 मिलियन लोग भूख से मर गए वहां पे, इन द नेम ऑफ कम्युनिज्म, सो कॉल्ड कम्युनिज्म, ठीक है। तो अब इन सारे चीजों को चलते हुए डेफिनेटली माओ को क्या करना था, दोबारा से डोमेस्टिकली जीतना था। उसका सबसे बड़ा एक वो है कि आप बॉर्डर्स पे लड़ाई कर दो, ये दिखा दो कि हमारी कंट्री सुपीरियर है, ठीक है। फिर इसीलिए उन्होंने क्या किया, उन्होंने बेसिकली एक डिस्ट्रैक्शन क्रिएट की अपने ऑन गोइंग पावर स्ट्रगल के लिए। मतलब बेसिकली लोग ग्रेट लीप फॉरवर्ड के खिलाफ थे, उन्होंने सोचा चलो ठीक है हम इंडिया पे अटैक कर देते हैं चाइना की सुपीरियरिटी दिखाने के लिए, ताकि मेरी इमेज बनी रहे। यही होता है, दिस इज पॉलिटिक्स, नो मैटर विच एवर लीडर यू माइट थिंक, यही सच्चाई है, यही होता है। आम आदमी मरते हैं और इनकी सुपीरियरिटी बनी रहती है। दैट्स वेरी सैड बट दैट इज व्हाट हैपेंस, ओके। फिर इस तरह का देखिए, लेकिन हिमालयन मिलिट्री इंटरवेंशन जो हमने 1962 में देखा, बीजिंग ने बेसिकली दोनों पावर से, दोनों सुपर पावर जो थी यूएसए और मॉस्को, रशिया से बेसिकली इस चीज के लिए सहमति मांग ली कि अगर कल को कुछ ऐसा हो जाता है भारत और चाइना के बीच में तो आप किसका साथ दोगे। तो यूएस ने बोला देखिए हम मतलब ताइवान में तो हम नहीं करते बिल्कुल भी इंटरफेयर अभी के लिए, और हम इंडो चाइना कॉन्फ्लिक्ट में भी बिल्कुल कोई एस्केलेशन नहीं चाहते। फिर रशिया ने क्या बोला, रशिया ने बोला ठीक है हम न्यूट्रल रहेंगे साइनो इंडियन कॉन्फ्लिक्ट में। फिर उन्होंने लॉन्च कर दिया जो इन्होंने करना था। अब देखिए ये चीज अक्साई चिन में हमने देखा, बिल्कुल मतलब बहुत ही मंथ्स पहले जब न्यू दिल्ली ने रियलाइज करा कि एक रोड बन रही है, चाइना एक रोड बना रही है शिनजियांग रीजन और तिब्बत को लिंक करते हुए हमारे अक्साई चिन वाले रीजन से जो हमारा था, ठीक है, 1955 में। फिर उसके बाद 1961 में टू ओवरकम द इम्प्रेशन कि इंडिया शायद अपने टेरिटोरियल राइट्स को बचाना नहीं जानती, पीएम नेहरू ने क्या किया, उन्हें भी तो डोमेस्टिक दिखाना था कुछ, ठीक है। उन्होंने फॉरवर्ड पॉलिसी लेके आए। वो फॉरवर्ड पॉलिसी में उन्होंने क्या किया, अपने जो ट्रूप्स थे उनको थोड़ा सा आगे भेज दिया, क्लोजर टू चाइनीज फोर्सेस, टू एक्चुअली शो के ओके वी विल नॉट गिव आवर टेरिटरीज, ओके। फिर चाइनीज का जो अटैक हुआ इंडिया पे, आपको पता है 2 स्टेजेस में हुआ। पहले हुआ एक छोटा सा प्रिलिमिनरी ऑफेंसिव एक्सरसाइज जो अक्टूबर 20 1962 को हुई, ओके। फिर उसके बाद हुआ एक मैसिव असॉल्ट इन मिड नवंबर जो पूरे हिमालयन फुटहिल्स में स्प्रेड किया। इंडियन जो सोल्जर्स थे उन्होंने बहुत ही बहादुरी से लड़ा। नेफा में आपको पता है जिसे हम आज अरुणाचल का रीजन है जो हमारा, और लद्दाख में भी लास्ट मैन लास्ट बुलेट तक लड़ाई हुई, पर ऑल इन वेन। हम डेफिनेटली नहीं बचा पाए जो भी हुआ उस टाइम पे, कहीं ना कहीं एक डिफीट ही उसका डिफीट ही हमें मिली, आप कह सकते हैं, ठीक है। तो नवंबर 20 तक फाइनली फिर चाइना ने क्या किया, एक यूनिलेटरल सीज फायर भी डिक्लेयर कर दी, विड्रॉ भी कर लिया 20 किलोमीटर नॉर्थ ऑफ एलएसी खुद ही। हम पता ही नहीं है उन्होंने ये चीज की ही डोमेस्टिक उसके लिए थी। अभी भी तो आप यही देख रहे हैं, कोई रीजन थोड़ा है, किया क्यों है चाइना ने ऐसा हमारे साथ। डेफिनेटली डोमेस्टिक लेवल को खुश करने के लिए आगे भी डोमेस्टिकली उनको अगर लोगों का सपोर्ट जीतना होगा वो भारत के साथ कुछ ना कुछ करके चलते रहेगा ये, ठीक है। तो इसीलिए हमें तैयार रहना चाहिए। एन ऑल्टरनेट एंड मोर ट्रबलिंग, देखते हैं यहाँ पे क्या लिखा है।
अब देखिए एक अकाउंट यहीं पे और क्लियर मिलता है एक ऑथर द्वारा, स्वेडिश ऑथर द्वारा, जिनका नाम बर्टल लिंटर है। उन्होंने कहा है, देखिए जो चाइना का ऑफेंसिव था वो कोई हमारी इंडिया की फॉरवर्ड पॉलिसी पे नहीं था, 1962 वॉर की बात हो रही है, बल्कि एक प्री मीडिएटेड ऑपरेशन था जो अक्टूबर 1962 से माओ द्वारा बहुत पहले सोचा समझा ऑर्डर कर दिया गया था, ताकि ऑनगोइंग डोमेस्टिक पावर स्ट्रगल से डाइवर्ट किया जा सके आम जनता का अटेंशन एंड टू टीच इंडिया अ लेसन ऑल्सो। ओके, अगर देखें हम बहुत सारे सपोर्टिंग एविडेंस इस बात के इन ऑथर के क्या है, उन्होंने बोला कि आप देख सकते हैं कि एक दिन में रोड बन जाती है, रोड तो कितने टाइम लगता है बनने में, राइट? या फिर एक दिन में 80,000 पीएलए ट्रूप्स वहां पे वो हो जाएंगी, नहीं भेज सकते आप, तो इसकी तैयारी कब से चल रही थी, ठीक है? या फिर इतना लॉजिस्टिक आप भेज देंगे इतने बड़े माउंटेन टेरन में, बहुत मुश्किल है वहां पे, आज तो आप फिर भी बहुत कुछ अच्छा देख लेते हैं, उस टाइम पे तो बड़ा हार्श होता था टेरेन, ठीक है? और फिर उन्होंने लिंटर ये भी कहते हैं कि इंडियन टेरेन की इतनी डिटेल्ड नॉलेज होना कि वो हमारी टेरिटरी में घुस गए, तो इससे क्या पता चलता है कि जो पीएलए ट्रूप्स हैं उनको बहुत अच्छे से पता है, बहुत महीनों से वो लोग सब कुछ इंटेलिजेंस गैदरिंग कर रहे थे, राइट? बाय होम? तिब्बतन स्पीकिंग पीएलए ऑफिसर्स द्वारा। ओके, तो ये चीज़ है। देखिए अगर हमने जो शैलो डाइव अभी रिसेंट हिस्ट्री में की, तो हमें क्या पता चलता है कि हमें बेसिकली दो अकाउंट्स पे अलर्ट रहना चाहिए। पहला, जो डोमेस्टिक वॉलेटिलिटी है चाइना की, वो डेफिनेटली नेबरहुड पे या बॉर्डर्स पे जो डोमेस्टिक हो रहा है, अगर उसको सुधारने के लिए नेबरहुड या बॉर्डर पे वो कुछ ना कुछ करते रहते हैं। दूसरी चीज़ ये, जो 1962 का डिबैकल था was attributable as much to India's ill-prepared army as to his complacent पॉलिटिकल एस्टैब्लिशमेंट। ठीक है, नेहरू जी को आप करते हैं, जो भी आज कहते हैं कि वो आइडियलिस्टिक थे, वो चाइना को फ्रेंड क्यों मानते थे, वो तो दुश्मन निकला, ये वो कहते हैं, ठीक है, पॉलिटिक्स को कहते हैं गलत, लेकिन आप ये क्यों नहीं मानते कि मिलिट्री भी तो उस टाइम पे प्रिपेयर्ड नहीं थी? तो इनका मैसेज बेसिकली आज की मिलिट्री के लिए है कि तैयार रहिए, अपने आप को और ज़्यादा केपेबल बनाइए, कैपेसिटी बिल्डिंग करिए, ठीक है? अब इंडिया डेफिनेटली अब 1962 वाली तो इंडिया वो भी नहीं रही है, अगर चाइना बढ़ा है तो हम भी बढ़े हैं, ठीक है? तो इसीलिए, लेकिन अगर चाइना थोड़ा ज़्यादा बढ़ गया है, वो एक ग्रेट पावर बन गया है अपने ही राइट में, ओके? और आपको पता है उनके पास यहाँ पे एक चीज़ लिखी है, एंड एज अ फॉर्मर सुपर पावर एज जूनियर पार्टनर, इसका मतलब कौन है? रशिया। रशिया जो सुपर पावर हुआ करती थी, अब उनका जूनियर पार्टनर भी है, तो एक और दिक्कत हमारे लिए। Okay, while repeatedly demonstrating his penchant सलामी slicing, आपको मैंने ये चीज़ बताई है, सलामी स्लाइसिंग क्या होता है, चाइना क्या करता है, सलामी कर देता है, अपना एक बहुत बड़ा टास्क है, उसको उनको बनना है मेजर पावर सी में भी बनना है, लैंड में भी बनना है, इंडिया की तरफ से, चाइना बेसिकली रशिया की तरफ से है, बाकी जगहों पे तो क्या करते हैं, अपने कुछ ऑफिशियल्स को ये टास्क दे देंगे, कुछ को दूसरा, छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर दिया एक बड़े टास्क को, ठीक है? तो यही वो करते हैं, ये चीज़ हमने देखा, और राइट, दिस इज़ नॉट समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। अब देखिए क्या है कि जो इन्होंने सीडीएस को, जो हमारे नए सीडीएस अपॉइंट किए गए हैं, उन्होंने बोला पहले तो आपने 9 मंथ का डिले कर दिया, जो बहुत गलत है, चाइना ने पता नहीं इसका क्या मतलब निकाला होगा कि ये तो वीक है या कुछ भी। अब ठीक है, नया जो सीडीएस आ गए हैं, मिस्टर चौहान, उन्होंने इनको बोला है कि ठीक है, आप जो सिक्योरिटी सिचुएशन है उसको ढंग से भापिए और दो चीज़ों पे फोकस करिए। पहला तो ये कि आप अचानक से कोई भी अनशंट सा इनोवेशन मत उठा के थोप मत दीजिएगा आर्मी के ऊपर, कोई भी बूस्ट करने के लिए ऐसा चेंज कि चेंज में ही अडेप्ट करने में आर्मी को इतना टाइम लग रहा है कि कैपेसिटी बिल्डिंग तो दूर की बात है, ठीक है? तो ये चीज़, जब तक कोई ऐसा चेंज ना हो जो कॉम्बैट इफेक्टिवनेस को एनहांस करे, तब तक कोई चेंज मत करिए आर्मी में, ठीक है? बस उनको कैपेसिटी बिल्डिंग करिए, प्रैक्टिस करिए, जो भी करना है, ओके? दूसरा, he must also urge the national security conclave to utilize aids like net assessment, scenario building, war gaming to evolve a whole of government China specific strategy। आप assess करिए, आप intelligence gather करिए, आप scenario building करिए, किस तरह की गेम चल रही है या हो सकती है वॉर गेम, मॉक करिए उसको, और सरकार को बिल्कुल जैसे चाइना सरकार और मिलिट्री साथ में लेके चलती है, उन्हें भी आप बिल्कुल साझा करते रहें, ओके? Distinct. Now today also we will be discussing again a Nobel Prize winner, जो किस टर्म में मिला है, फिजिक्स में। तो आपको पता है ट्यूसडे को नोबेल प्राइज कमेटी ने डिसाइड किया है कि वो 3 साइंटिस्ट, अलान एस्पेक्ट ऑफ फ्रांस, जॉन क्लॉजर ऑफ द यूएस एंड एंटन जेलिंगर ऑफ ऑस्ट्रिया, इनको देंगे जो पिछले 40 सालों से काम कर रहे हैं कि क्वांटम मैकेनिक्स में अपना एक योगदान कर सकें। बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स इन्होंने किए हैं इंटेंगलमेंट के फिनोमिनन में और बहुत सारी चीज़ों में,
तो बेसिकली बात ये है कि इनको अब जो क्वांटम मैकेनिक्स होती है उसमें अपने एक्सपेरिमेंट्स के लिए इनको अवार्ड किया जा रहा है नोबेल प्राइज इन फिजिक्स। ओके, 2021 के नोबेल प्राइज विनर्स भी यहाँ पे लिखे हैं, आप फिजिक्स के आप देख सकते हैं क्यों इनको मिले थे। देखिए इंपॉर्टेंट तो ये है कि आप 2021 वाले पढ़े हैं 2022 के कंपैरिजन में, क्योंकि अब पिछले करंट अफेयर्स का ज़्यादा बोलबाला है आज टाइम पे। तो आप देख सकते हैं 2021 वाले भी, लेकिन यहाँ तो 2022 का है तो हम वही डिस्कस करेंगे। ऑलराइट, यहाँ पे कुछ भी ऐसा खास नहीं लिखा। यहाँ पे एक टर्म है टेलीपोर्टेशन, जो मैं आपको बाद में समझाऊंगी। यहाँ पे बस और कुछ नहीं है। अब हम देखते हैं कुछ कुछ चीज़ें जो हमें समझनी है। ऑलराइट, देखिए क्वांटम थ्योरी, देखिए क्वांटम क्या होता है या क्वांटम मैकेनिक्स क्या होता है। क्वांटम इज बेसिकली सबसे छोटा यूनिट किसी भी इवेंट का, किसी भी मैटर का, किसी भी एनर्जी का सबसे छोटा पार्ट क्या है। अगर आप देखिए एक सेल है, सेल का है, मतलब कुछ भी देखिए आप, अगर आप है, आपका सबसे छोटा पार्ट एटम है, एटम का भी सब एटम है, राइट। तो सब एटॉमिक लेवल पे जब आप चीज़ों को स्टडी करते हैं तो दैट बिकम अ क्वांटम थ्योरी, अ क्वांटम स्टडी। ओके, ये चीज़ तो आपको पता है कि ये सब कुछ यहाँ पे जो जो चीज़ें लिखी हैं, वैसे तो आप साइंस एंड टेक जब भी पढ़ते होंगे, स्टैटिक पढ़ते होंगे, तो ज़रूर क्वांटम मैकेनिक्स का थोड़ा सा पढ़ते होंगे चीज़ें। ओके, तो अब तो इट बिकम्स ऑल द मोर इम्पॉर्टेंट, क्योंकि आपको कई चीज़ें ज़रूर जाननी है। Okay, just let me give it a cursory reading. It allowed a particle to exist simultaneously at multiple locations. अब देखिए सुपरपोजिशन की बात यहाँ पे की गई है कि कैसे एक पार्टिकल, देखिए सुपरपोजिशन का अगर आपको पता होगा क्वांटम में, सुपरपोजिशन और एंटेंगलमेंट, ये दो चीजें हैं जो आपको हमेशा याद होनी चाहिए, समझ होनी चाहिए कि है क्या। ओके, तो सुपरपोजिशन क्या होता है कि एक पार्टिकल या एक कोई भी चीज़, मैटर या सब एटम, एक ऐसा कोई एटम जो बेसिकली एक पॉइंट पे दो जगहों पे प्रेजेंट है या दो स्टेट्स में प्रेजेंट है। ऐसे कैसे हो सकता है? एक आप यहाँ भी खड़े हैं और आप वहाँ भी खड़े हैं, ऐसे कैसे हो सकता है? लेकिन ऐसा है, ऐसा होता है क्वांटम लेवल पे, ठीक है। और ऐसा है, लेकिन बात यह है कि आप दो पोजीशंस में सिर्फ तब तक हो सकते हैं जब तक आपको मेजर ना कर लिया जाए, क्योंकि जब आपको मेजर करने लगेंगे आप एक ही जगह दिखेंगे, लेकिन आप हो दो जगह। आप इसे समझ नहीं पाएंगे। अभी मैं थोड़ा सा डायग्राम आपको दिखाऊंगी। अब देखिए, चांस ऑफ फाइंडिंग द पार्टिकल एट एनी गिवन प्लेस वाज डिक्टेटेड बाय प्रोबेबिलिटी। ओके, ये सब कुछ पता है। देखिए यहीं पे वो चीज़ लिखी है जो मैंने अभी बोली कि आप ऑब्जर्व जब आपको करने लगेंगे, मेजर जब करने लगेंगे, आप एक ही लोकेशन में दिखेंगे, आप दूसरी सिचुएशन में या दूसरी प्लेस पे यू विल सीज टू एग्जिस्ट, लेकिन आप होंगे दोनों जगह। देखिए मैं आपको दिखाती हूँ यहाँ पे सुपरपोजिशन का कॉन्सेप्ट। आप देख रहे हैं, आप यहाँ भी हैं, आप यहाँ भी हैं, ठीक है, आप दोनों जगह हैं, लेकिन अगर मैं आपको ऑब्जर्व करूंगी या मेजर करूंगी, आप सिर्फ यहाँ दिखेंगे, यहाँ नहीं दिखेंगे, लेकिन आप हैं यहाँ भी, ठीक है। ये क्वांटम लेवल पे होता है। अगर आपने एक इस पे बड़ा एक बहुत ही क्लीशे एक्सपेरिमेंट और एक बहुत ही छोटा सा एग्जाम्पल शेयर होता है कि एक बिल्ली है एक छोटे से बॉक्स में, एक अलाइव बिल्ली भी है, एक डेड बिल्ली भी है, और दोनों साथ में है, एग्जिस्ट करते हैं, अलाइव और डेड दोनों। यानी कि आप ही हो, बेसिकली आप ही मरोगे, आप जी रहे हो, है ना, एग्जाम्पल। ओके, तो लेकिन और दोनों ही हो आप। लेकिन अगर मैं आज आपको देख रही हूँ तो आप अलाइव हो, कल देखूंगी तो डेड, दैट वे। तो ये चीज़ है। तो ये थोड़ा सा बेसिकली ना क्यों काम आ जाता है जब हम यूनिवर्स को स्टडी करते हैं। वैसे तो हम क्वांटम कंप्यूटर्स भी देख रहे हैं, लेकिन हम जब यूनिवर्स को, स्टार्स को, पहले जो हुआ करते थे, पहले वाला, अभी मैं आपको बताती हूँ एक और चीज़। जैसे कि आप ये देख सकते हैं, ये है बेसिकली एंटेंगलमेंट, यानी कि एक ये जो है। अब आप देखिए क्या है एंटेंगलमेंट। अगर इतने बिलियंस ऑफ ईयर्स अगो जो बेसिकली हमारा ये यूनिवर्स बना होगा, अगर कोई उस टाइम पे यहाँ पे पार्टिकल था, ठीक है, और आज एक पार्टिकल है जो इतने हजारों सालों से डिस्टेंट है, इतने ईयर्स से डिस्टेंट है, लेकिन इसका जो फंक्शन है, इसकी जो प्रॉपर्टीज हैं, इससे एंटेंगल्ड है, जुड़ी हुई हैं, जो जैसा ये बिहेव करेगा वैसा ये बिहेव करेगा। तो अगर साइंटिस्ट यूनिवर्स का आज ये वाला पार्टिकल पढ़ लेंगे तो इन्हें पता चल जाएगा, क्योंकि ये इस वाले इतने बिलियन ईयर्स अगो से जुड़ा हुआ था, एंटेंगल्ड है, तो उन्हें पता चल जाएगा उस टाइम पे ये पार्टिकल जो इतने साल पहले हुआ करता था ऐसे बिहेव करता था, ठीक है। जब आपको पता चल जाएगा कि क्वांटम एंटेंगलमेंट क्या होती है, वो ऊपर वाला सुपरपोजिशन का कॉन्सेप्ट था और ये एंटेंगलमेंट का। तो यही यहाँ पे लिखा है, एंटेंगलमेंट वाज अनदर ऑफ द several weird experiments of properties exhibited by these tiny particles। दो पार्टिकल जिन्होंने कभी इंटरैक्ट किया है, two particles having interacted with each other at some stage were found to have gotten entangled। जिन्होंने कभी एक दूसरे से इंटरैक्ट किया और वो इंटेंगल हो गए। ऐसे है कि एक पार्टिकल का बिहेवियर दूसरे पार्टिकल को इंस्टेंटेनियसली अफेक्ट करता है, जैसा वो बिहेव कर रहा है वैसे ही वो बिहेव कर रहा है, ठीक है, ये चीज।
चाहे वो कितने लार्ज डिस्टेंसेस से सेपरेटेड हो। अब आइंस्टाइन को इससे थोड़ी सी अनकंफर्टेबल फील होता था इस चीज़ पे, तब तो इतना ज़्यादा क्वांटम थ्योरी डेवलप भी नहीं होती, लेकिन क्योंकि उनकी जो स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी है, वो देखिए वो क्या कहती है कि इट प्रोहिबिटेड एनी सिग्नल फ्रॉम ट्रेवलिंग फास्टर देन द स्पीड ऑफ लाइट। उनका यही है ना, स्पीड ऑफ लाइट से जो एक सिग्नल है वो ट्रेवल करता है, उससे कम में हो ही नहीं सकता। अब एंटेंगलमेंट क्या कहती है, साइमल्टेनियसली, कोई टाइम लैग है ही नहीं, जैसा वो बिहेव कर रहा है वैसे ये पार्टिकल बिहेव कर रहा है। तो स्पीड ऑफ लाइट में तो मतलब कोई फिर ये तो बिल्कुल ही वो हो गया ना, निगेट हो गई ये वाली चीज, इतना टाइम लग ही नहीं रहा, बिल्कुल इंस्टेंट इंस्टेंट वो हो रहा है बिहेवियर एक दूसरे से एंटेंगल्ड। ओके, तो ये चीज और राइट, इनको ये था ऐसे तो पूरी फिजिक्स को वही डिस्टॉर्ट हो जाएगी, आइंस्टाइन को ऐसा लगता था पर ऐसा हुआ। फिर उसके बाद ही कुछ कुछ एक्सपेरिमेंट यहाँ पे लिखा है, नॉट वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, इन्होंने क्या क्या एक्सपेरिमेंट्स किए, क्लॉजर ने और एलन एस्पेक्ट ने और जेलिंगर ने, इनके कलीग्स ने, ये सब कुछ यहाँ पे लिखा है। एक और जो यहाँ पे हमें बेसिकली टॉपिक समझना है वो है क्वांटम कंप्यूटर। आपको पता है ये भी इम्पोर्टेंट नहीं है। जो हमें टेलीपोर्टेशन का, आपको पता है कि टेलीपोर्टेशन भी अब लोग करने की कोशिश कर रहे हैं। क्या होता है, ये तो एक फिक्शन है, साइंस फिक्शन। क्या होता है टेलीपोर्टेशन, यानी कि ओके जस्ट लेट मी गिव एन एग्जांपल। अगर अचानक से एक इंसान कहीं पे था, फिर उसने चुटकी बजाई और फिर वो आज आपके सामने प्रकट हो गया, तो बेसिकली एक हाइपोथेटिकली ट्रांसफर करना मैटर या एनर्जी को फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर विदाउट ट्रेवलिंग द फिजिकल स्पेस बिटवीन देम। मतलब आप चल के नहीं गए, आप मेरे सामने खड़े हो, कल किसी और, अब बिल्कुल आपने चुटकी बजाई किसी और के सामने आ गए, है ना, आप चल के तो गए नहीं, फिजिकल डिस्टेंस तो आपने ट्रेवल ही नहीं किया, पर आप टेलीपोर्ट कर लिया अपने क्वांटम लेवल पे डिफरेंस। इस तरह की चीज़ों को भी पढ़ा जा रहा है। ओके, अभी तो वैसे ही हाइपोथेटिकली है, बट स्टिल दीज आर द काइंड ऑफ थिंग्स विच आर वेरी क्यूरियस फॉर द साइंटिफिक कम्युनिटी। अब हम देखते हैं सिस जेंडर, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, छोटी सी चीज़ है अवेयरनेस की। सुप्रीम कोर्ट ने जब पिछले हफ्ते रूल किया कि ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है कि आप मैरिड और अनमैरिड वुमेन में डिस्टिंग्विश करें, कि उनको अलाउड है मैरिड वुमेन को अबॉर्शन करवाना 24 हफ्तों तक, और अनमैरिड को नहीं है, विमेन तो वो भी हैं। ठीक है, तो कोर्ट ने बोला, अब देखिए यहाँ से इंपॉर्टेंट है, कोर्ट ने ऑर्डर में अंडरलाइन किया, देखिए that we use the term women in this judgment as including persons other than cisgender women who may require access to safe medical termination of their pregnancies। मतलब अगर कोई cisgender women भी नहीं है और अगर वो अबॉर्शन करवाना चाहती है तो उसका भी हक है कि वो अबॉर्ट करवा सकती है। अब cisgender क्या होता है, अब देखिए सबसे पहले हम देख लेते हैं ओरिजिन क्या है। आप अगर आपने केमिस्ट्री पढ़ी है ना, तो आपको तो ये इस चीज़ में कोई दिक्कत है ही नहीं। सिस का मतलब क्या होता है, ऑन द सेम साइड। सिस स्ट्रक्चर्स, ट्रांस स्ट्रक्चर्स, केमिस्ट्री के केमिकल फॉर्मूलाज के आपको पता है, तो सिस मतलब होता है जो सेम साइड पे होते हैं, और ट्रांस मतलब होता है अदर साइड, यानी कि ऑपोजिट साइड पे। तो सिस जेंडर क्या होता है, जब जो आपकी जेंडर आइडेंटिटी या एक्सप्रेशन जो आपके बर्थ पे डॉक्टर्स ने, आपके पेरेंट्स ने, आप उनको लगा जैसे आप फिजिकली अगर बेबी एक लड़की के फिजिकल कैरेक्टर्स हैं, एक लड़के के फिजिकल कैरेक्टर्स हैं, तो फिर अगर आज भी आप वही हो, आज भी आप खुद को आइडेंटिफाई लड़की के रूप में ही करते हो या लड़के के रूप में ही करते हो, तो आप सिस हो, ऑन द सेम, यूर ऑन द सेम लाइन। ओके, तो बेसिकली गवर्नमेंट ने क्या, मतलब सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, अगर आप सिस जेंडर नहीं भी हो और बेसिकली आप कोई और और तरह की विमेन है, ठीक है, तो भी आप अबॉर्शन का राइट आपके पास है। तो बेसिकली ये सब कुछ हमने देख लिया। क्योंकि ऐसा क्या होता है, देखिए जब ट्रांसजेंडर पीपल होते हैं वो खुद को आइडेंटिफाई वैसे नहीं करते जैसे उनको बर्थ पे किया गया था। ठीक है, लोगों को लगा क्या पता ये मैन है तो मैन कर दो क्योंकि फिजिकल फीचर्स वैसे हैं, पर वो धीरे धीरे जैसे बड़े उनको विमेन की तरह फील होना लगा। ठीक है, तो वाई इट मैटर्स, देखिए अब ये चीज़ है, ये डिस्कशन इंपॉर्टेंट है। लॉजिकली अगर हम देखें, जो ट्रांसजेंडर पीपल होते हैं उनके लिए देयर शुड बी अ वर्ड फॉर दोज हु आर नॉट। ओके, मतलब अगर ट्रांस एक वर्ड है तो फिर सिस भी तो होना चाहिए, ये चीज़। लेकिन क्योंकि बेसिकली क्या है, अगर आप सिर्फ ट्रांसजेंडर लोगों को ट्रांस कह रहे हैं तो मतलब जो आप माइनॉरिटी को अलग से दिखा रहे हो ना, मेजॉरिटी तो मेजॉरिटी रहेगी, अलग जो लोग हैं माइनॉरिटी है उनको एक लेवल दे दो, तो फिर मेजॉरिटी को क्यों नहीं, क्यों उन्हें अजीब सा फील करवाया जाए, इसीलिए। ठीक है, मेजॉरिटी में होना मतलब नॉर्मल है बाय डिफॉल्ट, और माइनॉरिटी होना गलत है, यही आप बेसिकली कर लो। इसीलिए सिसजेंडर और ट्रांसजेंडर वर्ड्स सुप्रीम कोर्ट ने यूज किए। इट वाज अ वेरी प्रोग्रेसिव जजमेंट, वेरी वेरी प्रोग्रेसिव इन ऑल इट्स टर्म्स। ओके, तो ये चीज।
अगर हम देखें ऑल्सो सिस एंड ट्रांस आर नॉट दी ओनली जेंडर आइडेंटिटीज, आपको ये बात भी पता है ना? क्यों पता है? क्योंकि कई लोग क्या होते हैं जो ट्रेडिशनली जेंडर टाइड प्रोनाउंस होते हैं, ही शी हिज हर, नहीं यूज करते, इंस्टेड दे प्रेफर टू यूज द टर्म्स दे देम। अब क्रिटिसिज्म क्या है सिस वर्ड के यूज का? क्योंकि कई लोग दे फील सिस जेंडर एज अ काउंटर टू ट्रांसजेंडर, इट इज रिस्ट्रिक्टिव, री इन्फोर्सिंग अ जेंडर बाइनरी, कि ट्रांस हो गया एक और एक सिस हो गया, तो ये तो गलत है। क्योंकि इंटरसेक्स पीपल कहाँ गए? ठीक है, इंटरसेक्स पीपल इन द सेंस जो फीमेल और मेल बायोलॉजिकल फीचर्स दोनों के साथ पैदा होते हैं, ठीक है, उनका क्या? अब देखिए ऑफिशियल यूज की अगर हम बात करें, जून 2021 में यूएस गवर्नमेंट ने जो वर्ड है मदर्स, उसको अपने फिजिकल ईयर बजट 2022 में वो कर दिया, रिमूव कर दिया, और रिप्लेस किससे किया? बर्थिंग पीपल से। क्योंकि सिर्फ बर्थ यार, सिर्फ विमेन बर्थ नहीं दे सकती, यानी कि आप समझ रहे, मदर्स बर्थ नहीं दे सकती, बर्थिंग पीपल। आपको बताती हूँ, जैसे ट्रांसमैन होते हैं, ट्रांसमैन कौन होते हैं? कोई भी इंसान जो बर्थ पे जैसे फीमेल बताया गया पेपर्स पे, ठीक है, लेकिन वो खुद को धीरे धीरे आइडेंटिफाई एज अ मैन करता है, ठीक है, वो भी तो बच्चा दे सकता है, क्योंकि फिजिकल या बायोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स उनके फीमेल वाले हैं, लेकिन खुद को मानता नहीं है, फील वैसा नहीं करता, ठीक है वो। या फिर जेंडर क्वीर पीपल, वो अपने आप को ना मैन मानते हैं ना विमेन मानते हैं, लेकिन बर्थ तो दे सकते हैं, ठीक है, ये चीज। तो जिसे हम जेंडर फ्लूइडिटी भी कहते हैं। ये देखिए इन तरह के कॉन्सेप्ट्स आप देखिए, क्योंकि LGBTQ कम्युनिटी पे इतने सारे जो हम देख रहे हैं क्वीर रिलेशनशिप्स पे इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। अब देखिए आप कहेंगे कि मैं पॉलिटिकल इशू क्यों डिस्कस कर रही हूँ आपके साथ। नो सीट फॉर ऑपोजिशन एट द हेल्म ऑफ की पार्लियामेंट्री कमिटीज। आप पार्लियामेंट्री कमिटीज पे जब भी क्वेश्चन देखेंगे तो आपसे पूछा जाएगा क्या चैलेंजेस हैं पार्लियामेंट्री पैनल्स में, पार्लियामेंट्री कमिटीज में, तो एक पॉइंट आपको यहाँ से बहुत रीसेंट मिलता है, क्योंकि देखिए बहुत सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर हम देख रहे हैं, ये बात आपको पता है। तो पार्लियामेंट्री पैनल्स में पहली बार ऐसा हुआ है कि ऑपोजिशन पार्टी को, देखिए कन्वेंशन ये कहता है जो भी चेयरपर्सन होगा, रूलिंग पार्टी तो रूल कर ही रही है ना। पार्लियामेंट्री कमेटी का मतलब क्या है? जहाँ पे कोई पॉलिटिक्स ना हो, मुद्दे पे एक्चुअल में एक्सपर्ट्स बात करें, या फिर कोई पॉलिटिक्स नहीं खेली जाएगी, वहाँ पे भले की बात होती है, पब्लिक इंटरेस्ट की, किसी भी मैटर पे, किसी भी लॉ पे, किसी भी बिल पे, ठीक है। तो इसीलिए कन्वेंशन ये कहता है जो भी उनके चेयरपर्सन होंगे वो ऑलमोस्ट ऑलवेज ऑपोजिशन होती है, ताकि रूलिंग पार्टी सरकार चलाए और बाकी उनको दिया जाए, ठीक है, ये चीज। तो अभी क्या है, चेयरपर्सन की पोस्ट ऑपोजिशन को दी ही नहीं गई है, ठीक है। किसी भी की कमेटी में, किसी भी की कमेटी में कांग्रेस को बस एक टॉप पोस्ट मिली है एक पैनल में, जो की पैनल नहीं है, हाउस वगैरह जो होते हैं उनको छोड़ के। और जो सेकंड लार्जेस्ट ऑपोजिशन पार्टी है तृणमूल कांग्रेस, उनको तो एक भी सीट नहीं मिली है टॉप की चेयरपर्सन की। अब देखिए दोनों पार्टीज को होम, फिनेंस, आईटी, डिफेंस, एक्सटर्नल अफेयर्स के जितने भी पार्लियामेंट्री कमिटीज हैं, किसी को भी नहीं मिली इधर तो फिर कांग्रेस ने कहा है इट इज़ अ ड्रैकोनियन स्टेप। तो ये सारी चीज़ें आप देख सकते हैं। इससे पहले तो ऑपोजिशन ही किया करती थी। अगेन अ वेरी ब्यूटिफुल एग्जाम्पल यू गेट फ्रॉम हियर इन एनवायरमेंट। देखिए आप अडॉप्ट कर सकते हैं एक एनिमल को दिल्ली जू पे, नेशनल जूलॉजिकल पार्क दिल्ली जू, आपको पता है उन्होंने लॉन्च किया है एक एनिमल अडॉप्शन स्कीम को। देखिए इससे क्या होगा ना, बेसिकली आप इनकरेज कर रहे हैं लोगों को पार्टिसिपेट करने के लिए वाइल्ड लाइफ कॉन्जर्वेशन में। आपको क्या करना है बेसिकली, देखिए आप किसी भी एनिमल को अडॉप्ट कर सकते हैं, बेसिकली आप पे करना है, आप पे कर सकते हैं। जैसे अगर हम देखें यहाँ पे रेट्स, मतलब द रेट्स रेंज फ्रॉम ₹700 पर ईयर फॉर बर्ड्स, छोटी छोटी बर्ड्स के लिए, टू ₹6 लाख फॉर लायंस, टाइगर्स, राइनोज। तो जो भी अडॉप्ट करेंगे फिर उनके बेसिकली जिस जिस स्पेस में वो रहता है एनिमल, उसके बाहर लिख दिया जाएगा कि इनका अडॉप्टर ये है, ठीक है, इन्होंने अडॉप्ट किया हुआ है, और सारा खर्चा वो उठाते हैं उनके देखभाल का और ये सब कुछ। ये सिर्फ पहला यहीं पे नहीं हो रहा, बल्कि जो नंदकनन जू है उड़ीसा में, वहाँ पे भी इस तरह की अडॉप्शन स्कीम है। सो एन एग्जाम्पल दैट यू गेट from here. All right, now last leg of the discussion is the front page. All right, देखिए ईसी ने फाइनली क्या किया है, इलेक्शन कमीशन ने, इट इज एक्चुअली आस्क्ड पॉलिटिकल पार्टीज कि आप एक्सप्लेन करिए, आई विल जस्ट रीड इट फॉर यू।
देखिए, सबसे पहले तो हम ये पढ़ लेते हैं। आपको पता है, मैंने आपके साथ डिस्कस किया था, सुप्रीम कोर्ट ने जब इलेक्शन कमीशन को बोला, देखिए आप बताइए कि क्या होना चाहिए फ्रीबीज, रेवड़ी कल्चर पे, कैसे पॉलिटिकल प्रोमिसेस इस तरह के कैंपेनिंग के द्वारा रोके जा सकते हैं, आप बताइए। उस टाइम पे इलेक्शन कमीशन ने क्या कहा था, देखिए फ्रीबीज जो है रैशनल है या इरैशनल है, वो सब्जेक्टिव है। ये वाली फ्रीबीज अच्छी हो सकती है, दूसरी वाली नहीं हो सकती, तो मुझे इस चीज़ से दूर रहना चाहिए। और बहुत ही डिफरेंट इम्पैक्ट हो सकते हैं डिफरेंट डिफरेंट फ्रीबीज के सोसाइटी पे, इकोनॉमी पे, इक्विटी पे, तो लेट मी बी अवे फ्रॉम इट। लेकिन अब उन्होंने यू टर्न ले लिया इलेक्शन कमीशन ने अचानक से, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ने एक नोट भेजा है पॉलिटिकल पार्टीज को। हम देखते हैं क्या नोट है। इन्होंने कहा है कि देखिए पॉलिटिकल पार्टीज, आप अब बताएं कि जो भी आप इलेक्शंस के दौरान अपने प्रोमिसेस करते हैं कैंपेनिंग दौरान, तो फिर आप ये बताएं कि क्या आपके एडिशनल रिसोर्सेज होंगे फिनेंस करने के लिए अपने प्रोमिसेस को, क्या इम्पैक्ट होगा आपके इन प्रोमिसेस का फिजिकल सस्टेनेबिलिटी पे, पूरे कंट्री की इकोनॉमी की, ठीक है, ये सब कुछ। और ये इन्होंने जो कंसल्टेशन पेपर फ्लोट किया है, हम थोड़ा सा ब्रीफली देख लेते हैं कि इसमें क्या लिखा है। ऑलराइट, उन्होंने बोला है कि आप बताएं जितनी भी रिकॉग्नाइज्ड नेशनल और स्टेट पार्टीज हैं, आप बताएं क्या स्टैंडर्डाइज डिस्क्लोजर होगा, अपना डिस्क्लोज करिए कि कैसे आप क्वांटिफाई करेंगे फिजिकल कवरेज ऑफ द स्कीम्स जो आप प्रॉमिस कर रहे हैं, फिनेंशियल इम्प्लीकेशंस क्या होंगी, ये सब कुछ वही चीज़ रिपीटेड है। ऑलराइट, और ये सब कुछ परफॉर्मा सीक्स डिटेल्स ऑफ द एक्सटेंट एंड एक्सपेंस ऑफ द कवरेज ऑफ द प्रॉमिस्ड स्कीम, फॉर इंस्टेंस वेदर इट वुड बी यूनिवर्सल, या फिर सिर्फ बीपीएल लोगों के लिए होगी, या कम्युनिटी स्पेसिफिक होगी, या सबके लिए होगी, ठीक है। ये सब कुछ, ये सारी चीज़ें उन्होंने बोली हैं, आप बताइएगा। एंड इट्स अ यू टर्न, डेफिनेटली इट इज़। अब हम देखते हैं कुछ कुछ और इम्पोर्टेंट चीज़ें। ऑलराइट, नाउ दिस बिकम्स इम्पोर्टेंट। पीएम टेल्स ज़ेलेंस्की नो मिलिट्री सोल्यूशन, इंडिया रेडी टू हैव। ओके, अब देखिए आपको पता है कि हमने एब्सटेन किया था अभी बहुत रिसेंटली यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में, किसके अगेंस्ट, एक रेजोल्यूशन के अगेंस्ट एब्सटेन किया था, एब्सेंट रहना, वोट ना करना चूज किया था, क्योंकि वो रेजोल्यूशन उस किस पे था, रशियन एनेक्सेशन जो हुई है 4 टेरिटरीज की यूक्रेन की, जो मिलके 15% से 18% टेरिटरी बनाती है यूक्रेन की, हमने उस पर वोट नहीं किया। ओके, ये चीज़ आपको पता है। ब्राज़ील ने भी नहीं किया था, गबोन ने भी नहीं किया था, चाइना ने भी नहीं किया था, हम 4 थे जिन्होंने वोट नहीं किया था। अब उसके जस्ट कुछ दिनों बाद प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने एक फ़ोन कॉन्वर्सेशन की है ट्यूसडे को यूक्रेनियन प्रेसिडेंट के साथ, और उन्होंने बोला है कि देखिए आपका जो कॉन्फ्लिक्ट है ना, इसका कोई मिलिट्री सोल्यूशन नहीं है, दोनों को ये बात समझनी चाहिए, और भारत बिल्कुल तैयार है कंट्रीब्यूशन के लिए, किसी भी तरह का कंट्रीब्यूशन जो पीस एफर्ट्स के लिए चाहिए। हम थोड़ा सा और एक्सटेंशन इसका देख लेते हैं कि प्राइम मिनिस्टर मोदी ने और क्या क्या बोला है, बिकॉज आई थिंक देयर इज समथिंग एल्स इज वेल। ओके, प्राइम मिनिस्टर मोदी ने ये भी रिएटरेट किया है कि बहुत इंपॉर्टेंट है रिस्पेक्ट करना यूएन चार्टर को, इंटरनेशनल लॉ को, सुवरेनिटी को, टेरिटोरियल इंटीग्रिटी को, ठीक है। अब देखिए, और मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने बताया है कि प्राइम मिनिस्टर ने ये भी एम्फसाइज किया है कि हम बहुत इंपॉर्टेंस देते हैं किसको, सेफ्टी को, सिक्योरिटी को, न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन जो है, आपको पता है कि यूक्रेन में जो न्यूक्लियर पावर प्लांट था वो कितना ज़्यादा चांसेस हैं कि वहाँ से लीकेज कुछ ना हो जाए, क्योंकि उसको तो हैम्पर किया जा रहा है ना, जस्ट उसके बाहर अटैक्स हो रहे हैं, शेलिंग हो रही है, बॉम्बिंग हो रही है, ठीक है। तो दोनों लीडर्स ने और क्या क्या इंपॉर्टेंट एरियाज पे टच किया बायलैटरल कोऑपरेशन की, जैसे कि क्लाइमेट चेंज, क्योंकि आपको पता है ग्लासगो में दोनों मिले थे 2021 में, और दोनों ने अपनी कमिटमेंट्स की थी। लास्ट सैटरडे आपको पता है, ये सब कुछ हमें पता है, तब भी हमने क्या किया था कि भारत क्यों एब्सटेन कर रहा है, क्योंकि किसी भी तरह का हमने कहा था कि एस्केलेशन ऑफ रिटोरिक या टेंशन किसी के भी इंटरेस्ट में नहीं है। वो भड़कीले शब्दों में आप कुछ कहो, भड़कीले शब्दों में कोई और कुछ कहे, इसका कोई फायदा नहीं है, मतलब मर बंदे रहे हैं आपके इन लड़ाइयों की वजह से। दिस वॉज आर क्लेम, दिस वॉज आर जस्टिफिकेशन फॉर आर एब्सटेंशन। All right, reservation for Pahadis 2 in JNK says Shah. अब देखिए क्या हुआ है जम्मू कश्मीर में, आपको पता है मिस्टर शाह हैज मेड अ विजिट देयर। उन्होंने बोला है कि गवर्नमेंट अब रिजर्वेशन बेनिफिट्स किन्हें देंगे, पहाड़ी कम्युनिटी को भी, जो यूनियन टेरिटरी में JNK में है, ठीक है। और उन्होंने कहा है कि जो गुज्जर्स और बकरवाज, आपको पता है गुज्जर्स और बकरवाज जो ST कम्युनिटी है, वो बहुत प्रोटेस्ट कर रही है पिछले कुछ टाइम से कि अगर आप पहाड़ी कम्युनिटी को भी दे दोगे तो मतलब हमारे राइट्स चले जाएंगे, ये सब कुछ। तो उन्होंने बोला है नहीं, आपको कुछ नहीं होगा, जो आपको 10% रिजर्वेशन मिल रही है उसको नहीं हैम्पर किया जाएगा। और ये किसके बेसिस पे हो रहा है सब कुछ, एक GD शर्मा, जस्टिस GD शर्मा कमीशन ने रिपोर्ट दी है एक सरकार को, और उन्होंने रेकमेंड किया है किन 3 कम्युनिटीज की रिजर्वेशन के लिए, गुज्जर्स, बकरवाल्स और पहाड़ीज। आपको पता है
पेस्टोरल कम्युनिटीज़ हैं। और आप ये मत समझें कि जो पहाड़ी कम्युनिटी है सिर्फ हिंदू कम्युनिटी है, ये हिंदू और मुस्लिम दोनों ही कम्युनिटी के जो लोग हैं वो पहाड़ी कम्युनिटी में आते हैं। तो हम थोड़ा सा और देख लेते हैं ब्रीफली। शाह ने क्लैरिफाई किया है, जैसे कि मैंने आपको बताया 1991 में जो शेड्यूल ट्राइब स्टेटस दिया था 10% रिजर्वेशन वाला गवर्नमेंट जॉब्स और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में गुज्जर बकरवाल को, उनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उनको नहीं इम्पैक्ट किया जाएगा पहाड़ी कम्युनिटी के इंक्लूजन से। ऑल दीज 3 कम्युनिटीज hail from the backward Pir Panjal region apart from Baramulla and Anantnag districts। और देखिए पिछले कुछ दिनों में हमने प्रोटेस्ट देखी, ये चीज़ मैंने आपको बता दी। जो पहाड़ी कम्युनिटी है हिंदू मुस्लिम दोनों को इंक्लूड करती है, अराउंड 70 to 80% पॉपुलेशन को कॉन्स्टिट्यूट करती है रजौरी डिस्ट्रिक्ट, जो बेसिकली श्रीनगर के आसपास का जो डिस्ट्रिक्ट है, पूंछ और बारामुल्ला और अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट। और आपको पता है गुज्जर और बकरवाल जो है 40% पॉपुलेशन पीर पंजल रीजन में कॉन्स्टिट्यूट करते हैं। लास्ट आर्टिकल आई सपोज ऑफ द डे इज It is an example of ethics for you। MG नरेगा यानी कि मनरेगा का एक वर्कर, उन्होंने ब्रेक किया है एक नेशनल रिकॉर्ड को। नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, दीज एग्जाम्पल्स आर वेरी वेरी इंस्पायरिंग एंड समथिंग यू कैन टेक अवे होम फ्रॉम। ओके, अब देखिए एक रेस वॉकिंग रूट में बेसिकली क्या हुआ है। वैसे तो रेस वॉकिंग बहुत स्ट्रेट और लेवल रखती है, पर राम बाबू जो हैं जिन्होंने एक नेशनल रिकॉर्ड को तोड़ा है नेशनल गेम्स पे रेस वॉकिंग में, उनके लिए इतना स्मूथ नहीं था क्योंकि उनके पास कोई फाइनेंशियल रिसोर्सेज नहीं थे उनकी ट्रेनिंग के लिए, उनके लिए खाने के लिए पैसा नहीं था। आप सोचिए 23 ईयर ओल्ड जो यूपी के सोनभद्रा से हेल करते हैं, जो आपको पता है ये मनरेगा में खोदा करते थे, ज़मीन खोद खोद के मिट्टी निकाला करते थे। तो आप सोच सकते हैं 2 वक्त की रोटी भी मैनेज नहीं होती थी। तो इन्होंने इतना बड़ा 35 किलोमीटर रेस वॉक का रिकॉर्ड जो तोड़ा है। और थोड़ा सा अगर हम इनके बारे में जाने तो आई थिंक यही है, ये हाईलाइट करता है कि अगर देखिए आपको क्या, जब विल हो, डिटर्मिनेशन हो, देन फाइनेंशियल रिसोर्सेज कैन बी ओवरकम। where there is a will there is a way। please like the video, please, it is very important, please help this channel reach to a 500 subscription count as soon as possible। अब तो पता नहीं 1-1.5 महीने से ज़्यादा हो गया ये बात बोलते हुए, पता नहीं क्या हुआ है चैनल को। आई सीरियसली डू नॉट अंडरस्टैंड। थैंक यू सो मच।